मेरे कॉलेज ग्रेजुएशन के दिन एलिसिया ने मुझ पर 4,40,00,000 फेंके और मुझसे 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अनुबंध विवाह में उसका पति बनने के लिए कहा। लेकिन उन 3 सालों ने मुझे हमारे बीच के समझौते को भुला दिया। आज आधी नींद में मैं उसके बिस्तर पर चढ़ गया, लेकिन उसने मुझे लात मारकर भगा दिया। और इसी तरह शरीर और आत्मा की यातनाओं से गुजरते हुए मैंने 2000 दिन और रातें बिताई। आज मैं बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। एलिसिया, चलो तलाक ले लेते हैं। नाश्ते का खुशनुमा माहौल मेरे शब्दों के कारण पल भर में बर्फ की तरह ठंडा हो गया। क्या तुमने ये अच्छी तरह सोच लिया है? अगर तुम तलाक का प्रस्ताव दे रहे हो तो तुम्हें मुझे 4 मिलियन का मुआवजा देना होगा। अगर तुम मुझे 4 मिलियन नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। एलिसिया के लहजे में धमकी की झलक थी। वो अभी तलाक नहीं चाहती थी। 3 सालों ने उसे लेंडर नाम के लड़के की आदत डाल दी थी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चलो तलाक लेते हैं। अगर हम उसके वापस आने तक इंतजार करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इन 3 सालों में मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं 1 साल के भीतर तुम्हारे 4 मिलियन चुकाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। क्या तुम्हारे पास आज समय है? चलो आज दोपहर को ही तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। उसके घमंडी स्वभाव ने एलिसिया को मुझे दूसरा मौका देने से रोक दिया और हमें दोपहर तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। सिविल रजिस्ट्री कार्यालय खुलने के 10 मिनट के भीतर हम बाहर आ गए। एलिसिया ने गाड़ी चलाते हुए मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरी आंखों में कड़वाहट भर गई। उसने अभी 200 मीटर भी गाड़ी नहीं चलाई थी कि एक फोन कॉल ने एलिसिया को सड़क के किनारे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही एक जानी पहचानी लेकिन अजीब सी आवाज आई। एलिसिया, कल रात उसने तुम्हारा फोन क्यों उठाया? मैं बहुत खुश था और तुम्हें बताना चाहता था कि मैं जल्द ही देश वापस आ रहा हूं, लेकिन मेरे बोलने के बाद उसने मुझे बताया कि उसे मैसेज मिल गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों पहले से ही थॉर्न? कृपया अपने दिमाग की गंदगी अपने तक ही रखो। मैंने कल रात अपना फोन पहली मंजिल पर छोड़ दिया था। क्या और कुछ है? मैं बहुत व्यस्त हूं। फोन के दूसरी तरफ किसी और औरत की आवाज सुनकर एलिसिया ने जल्दी से फोन काट दिया। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सिर दरवाजे में कुचल दिया हो, जो उसने कभी ऐसे व्यभिचारी आदमी को पसंद किया था। तलाक और थॉर्न से घिन आने के बीच एलिसिया का काम पर जाने का मूड पूरी तरह खराब हो गया। वाइस प्रेसिडेंट, जो बिना किसी कारण के कभी काम से छुट्टी नहीं लेती थी, आज चमत्कारी रूप से काम से गायब हो गई। पारिवारिक एस्टेट हवेली वापस लौटकर एलिसिया ने सीधे बेडरूम का दरवाजा खोला। विवियन, जो अभी तक बिस्तर से नहीं उठी थी, ने अपनी प्यारी बेटी को देखने के लिए सिर झुकाया, लेकिन अचानक उसे गले लगा लिया गया। माँ, लेंडर और मेरा तलाक हो गया है। एस्टेट में 11 बजे एलिसिया को मजबूरन सोफे पर बैठकर अपने माता पिता की पूछताछ का सामना करना पड़ा। सिलास एक ऐसा आदमी था जो अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार करता था, लेकिन आज उसने अपनी बेटी का बचाव नहीं किया और अपनी प्यारी बच्ची को डांट खाने दिया। एलिसिया, तुम सच में नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं इस बारे में बात भी नहीं करूंगी कि तुमने हमेशा लेंडर को कैसे परेशान किया है, लेकिन तुम उससे तलाक कैसे ले सकती हो? पिछले कुछ सालों में तुम्हारा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि पर्दे के पीछे तुम्हारी मदद कौन कर रहा था? उन काम के प्रोजेक्ट्स में से कौन सा ऐसा था जो लेंडर ने तुम्हारे लिए आधी रात को नहीं किया? घर पर तुम्हारे खाने, पीने और रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखने ने लेंडर की सारी प्रतिभा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो हर दिन तुम्हारा नाश्ता और रात का खाना बनाता है, नहाने का पानी तैयार करता है और लेंडर तुम्हारे अंडरवियर भी धोता है। और मुझे आश्चर्य है कि पिछली बार किसने मुझसे कहा था कि घर पर एक आदमी का होना कितना अच्छा लगता है। अब तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारा तलाक हो गया है। लेंडर के 8 जन्मों की बुरी किस्मत रही होगी जो उसे तुम्हारे जैसी चीज से पाला पड़ा। डांट खाने के बाद एलिसिया अपना मुंह छिपा नहीं सकी। उसने सीना तानकर जवाब दिया, क्या मैं आपकी बेटी हूं या लेंडर है? मैं आपको बता दूं, लेंडर वो है जिसने तलाक मांगा, आपकी बेटी वो है जिसे डंप किया गया है। यह सुनकर सिलास ने तुरंत अपना आपा खो दिया। चिल्लाते हुए उसने अपना फोन निकाला, उस लड़के से पूछताछ करने के लिए तैयार। उसकी बेटी उस छोटे से बदमाश के लिए काफी अच्छी कैसे नहीं हो सकती? दुर्भाग्य से कॉल कनेक्ट होने से पहले विवियन ने गुस्से में चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहा। तुम्हारे पास लेंडर को कॉल करके सवाल करने की हिम्मत है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि लेंडर तुम्हें बताएगा कि एलिसिया के दिल में कोई और आदमी है? क्या वो थॉर्न परिवार के उस छोटे बदमाश के वापस आने का इंतजार नहीं कर रही है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता, या तुम्हें लगता है कि लेंडर को नहीं पता? एलिसिया, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उस थॉर्न बदमाश के साथ जुड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पास मौजूद सभी शेयर वापस ले लूंगी। फिर हम देखेंगे कि क्या वो थॉर्न बदमाश तुम्हें लात मारता है या नहीं। शेयर मेरे पिताजी के हैं। मेरे पिताजी से पूछो कि क्या वो उन्हें आपको देने की हिम्मत करते हैं। सिलास, क्या तुम लड़ना चाहते हो? चलो कुछ मिलिट्री मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते हैं।
विवियन ने सिलास को घूरा। इस बार वो दृढ़ता से अपनी पत्नी के पक्ष में खड़ा रहा, एलिसिया को भौहें सिकोड़ते हुए देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मां से सहमत हूं। मैं तुम्हें थॉर्न के साथ रहने की अनुमति नहीं दूंगा। एलिसिया ने अपना सिर उठाया, गुस्से भरी आंखों से अपने माता पिता को घूरा और अपने दांत पीसते हुए कहा, अभी ये लेंडर है जो आपकी बेटी को नहीं चाहता, मैं नहीं जो लेंडर को नहीं चाहती। थॉर्न ने कल रात मुझे ये कहने के लिए कॉल किया था कि वो देश वापस आ रहा है और वापस आते ही मुझसे शादी करना चाहता है। लेंडर ने फोन उठाया था। आज सुबह उसने तलाक मांगा। आप दोनों के मुझे लेक्चर देने का क्या मतलब है? अगर लेंडर इतना ही महान है तो जाओ लेंडर को ढूंढो। एलिसिया के विद्रोह का सामना करते हुए विवियन ने स्पष्ट रूप से इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी बेटी को एक मजाकिया नजर से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां के रूप में मैं तुम्हारी छोटी चालों को नहीं समझ सकती? थॉर्न वापस आ रहा है ना? कल से मैं तुम्हारा घर आधी कीमत पर बेच दूंगी। चूंकि तुम्हारा तलाक हो गया है, वापस घर आकर रहो। अगर तुमने रात के 9 बजे के बाद वापस आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अब से तुम जिसे चाहो डेट कर सकती हो, सिवाय थॉर्न के। मैं आज नियम तय कर रही हूं और तुम आज कहीं नहीं जा रही हो। मैं अभी लेंडर को ढूंढने जा रही हूं और उससे पूछूंगी कि आखिर उसे तलाक क्यों चाहिए था। एलिसिया, बेहतर होगा कि तुम उम्मीद करो कि लेंडर मुझे सच न बताए। यह कहकर विवियन खड़ी हो गई और उसने सिलास को धमकी भरी नजर से देखा। अगर उसने एलिसिया को घर से बाहर जाने देने की हिम्मत की तो वो आगे के किसी भी अच्छे दिन को भूल सकता है। मिलिट्री बैकग्राउंड से आने के कारण विवियन ने कभी घुमा फिराकर बात नहीं की, न ही वो एलिसिया को प्यार से समझाने की कोशिश करेगी। वो सिलास का काम था। अगर वो सख्त नहीं होती तो इस परिवार में कोई भी इस लड़की को नियंत्रित नहीं कर पाता। विवियन वापस अपने कमरे में गई, एक प्रॉपर्टी डीड निकाली और एलिसिया को घूरा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे दूसरे चाचा से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दूं, तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप घर पर रहो। मैं आज घर बेचने जा रही हूं और फिर मैं लेंडर को ढूंढने जा रही हूं। जो चाहो करो, मुझे जरूर कूड़ेदान से उठाया गया होगा। जाओ अपने प्यारे बेटे लेंडर को ढूंढो। विवियन ने एलिसिया को नजरअंदाज किया, सामने का दरवाजा खोला और अकड़ते हुए बाहर निकल गई। इस बीच मुझे नहीं पता था कि कहां जाना है। मैं सड़कों पर भटक रहा था। अचानक मेरे हाथ में पुराना फोन बज उठा। स्क्रीन पर सास मदर इन लॉ शब्द देखकर मेरे माथे से तुरंत पसीना टपकने लगा। मैंने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो, आप कैसी हैं? क्या तुम ठीक हो? मां, मेरी गलती थी। अच्छे बच्चे। दोपहर हो गई है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, है ना? मैं पीपुल्स रेस्तरां में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुमसे एलिसिया से तुम्हारे तलाक के बारे में पूछने के लिए। मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रही हूं। अगर तुम नहीं आ सके तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। मुझे पता है, अगर मैं नहीं आ सका तो आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए सेना भेज देंगी। 10 मिनट, मैं पक्का वहां पहुंच जाऊंगा। गर्मियों की दोपहर का मौसम झुलसा देने वाला था। कैब न मिलने के कारण मैं पूरे रास्ते दौड़ते हुए गया। जब मैं प्राइवेट रूम में गया तो मेरी सास बस अपना फोन निकाल ही रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कॉल करने वाली हैं। विवियन ने मुझे हाँफते हुए देखा और हल्के से सिर हिलाया। बुरा नहीं है। तलाक के बाद भी तुम अभी भी मुझे अपनी सास को गंभीरता से लेते हो। मुझे बताओ, तुमने एलिसिया से तलाक क्यों लिया? मुझे जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना, नहीं तो मैं सच में तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये देखकर मैं केवल झूठ ही बोल सकता था। मुझे उस मामले में एक समस्या है। मेरे बच्चे नहीं हो सकते। चलो अस्पताल चलते हैं। मैं अभी एलिसिया को बुलाती हूं और उसे हमारे साथ आने के लिए कहती हूं। मैं अपनी सास के सामने पूरी तरह असहाय था। मैं निश्चित रूप से अस्पताल नहीं जा सकता था। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं सच में मारा जाऊंगा। मैंने आह भरी, कुर्सी पर बैठ गया और धीरे से कहा, एलिसिया और मेरी शादी सिर्फ एक सौदा थी। जब मैं परेशानी में था तो मेरी मां को सर्जरी की फीस के लिए 4 लाख की जरूरत थी। मेरे पास एलिसिया से मुझे बचाने की भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हमारी शादी इसलिए हुई क्योंकि उसके पास मेरे खिलाफ एक कमजोरी थी और मैंने आप दोनों से निपटने में उसकी मदद की। अब जबकि कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा हो गया है, मैं एलिसिया को और नहीं रोक सकता। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी सास के सामने होशियारी दिखाना केवल एक बदतर मौत की ओर ले जाएगा। मैं केवल ईमानदारी से कबूल कर सकता था। हालांकि कबूल करते समय मैंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन मेरी सास का ध्यान हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर नहीं लगा। इसके बजाय उसने भौहें सिकोड़ी और सवाल किया, क्या मैं बहुत बूढ़ी हूं? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हैं। तुमने एक शब्द छोड़ दिया। मां, आप बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हैं। हे, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमेशा कहते हैं कि आप और एलिसिया बहनें लगती हैं। विवियन, विवियन। अपना नाम कुछ बार दोहराने के बाद वो संतुष्ट लग रही थीं।
फिर वो बोली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो या न हो, मैं बस ये मान सकती हूं कि तुम दोनों पिछले 3 सालों से डेट कर रहे थे। एलिसिया में बहुत सी कमियां हैं। वो अविश्वसनीय रूप से गंदी है, लेकिन लगातार एक जर्मोफोब होने का दावा करती है। उसमें बुनियादी जीवन कौशल शून्य है। एक अच्छी शिक्षा और अच्छी शक्ल के अलावा उसमें कोई और अच्छी खूबी नहीं है। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एलिसिया को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते? कुछ सालों के बाद अगर तुम्हारे पास एक कुत्ता भी होता तो तुम्हें उससे भी लगाव हो जाता, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुत्ते हो, मैं एलिसिया के बारे में बात कर रही हूं। मेरी खूंखार सांस ने मेरे माथे का पसीना रुकने ही नहीं दिया। मैंने अपने सिर से पसीना पोंछा और फुसफुसाया, आप मेरी पृष्ठभूमि भी जानती हैं। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसके पास मेरे खिलाफ एक कमजोरी थी, तो एलिसिया जैसी लड़की इस जीवन काल में मुझसे कभी बात नहीं करती। क्या इन चीजों के लिए सामाजिक स्तर के मेल की आवश्यकता नहीं होती? अगर मैं एलिसिया को पसंद भी करता तो भी ये बेकार होता। वो जिसे पसंद करती है वो कोई और है। आपने थॉर्न परिवार के उस बदमाश का जिक्र किया। क्या थॉर्न एलिसिया के हाथों में विजनरी ग्रुप के शेयरों पर नजर नहीं गड़ाए हुए है? एलिसिया जैसी बेवकूफी सोचेगी कि उसका प्यारा थॉर्न वास्तव में उसे पसंद करता है। तुम मुझे बताओ, अगर तुम तलाक लेने वाले थे तो तुमने माय को क्यों नहीं बताया? अब हम क्या करें? थॉर्न वापस आ रहा है और वो बेवकूफ एलिसिया एक पतंगे की तरह उसके पास जाने वाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिलास की जीवन भर की कमाई थॉर्न परिवार को सौंप दी जाएगी? मुझे सच में एक लड़के को जन्म देने का पछतावा है। मैं सच में इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर हिलाना गलत था और ना मैं सिर हिलाना भी गलत था। सौभाग्य से विवियन ने मेरे लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाया। उसने अपने बैग से 1 लाख नकद निकाले और मेरी ओर फेंक दिए। अगर तुम्हारा तलाक हो गया है तो हो गया है। मैं विवियन कोई जिद्दी पुराने ख्यालों वाली इंसान नहीं हूं। तुमने मुझे 3 साल तक मां कहा है। भले ही तुम अब मेरे दामाद नहीं हो, फिर भी तुम मेरे लिए आधे बेटे के बराबर हो। एलिसिया बहुत छोटी सोच वाली है। अगर तुम्हारे पास केवल 10,000 ही होते तो इसका मतलब होता कि मैंने विवियन ने अपनी जिंदगी बेकार में जी है। अभी के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करो। इस शहर को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अगर भविष्य में सिलास और मुझे कुछ हो जाता है तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं सेना के लोगों से तुम्हें खत्म करवा दूंगी। मैं मना नहीं करूंगा। मैं मना नहीं करूंगा। लोगों का पैसा लेना इंसान को आज्ञाकारी बना देता है, खासकर तब जब वो कोई छोटी रकम न हो। लेकिन मैंने सच में इसे न लेने की हिम्मत नहीं की। मैंने अपनी सांस की भयंकरता का अनुभव 1 या 2 दिन से ज्यादा समय तक किया था। जब हम खा रहे थे, विवियन अचानक बोली, एलिसिया, क्या वो विजनरी में सम्मान प्राप्त कर सकती है? चावल का एक बड़ा निवाला लेते हुए मैंने सिर हिलाया। चाहे वो मुझे कैसे भी देखे, विवियन को मैं, उसका पूर्व दामाद, आंखों को भाने वाला लगा। मैं सुंदर था, एलिसिया के लिए एक आदर्श मैच, और बहुत प्रतिभाशाली था। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या तुम हमारे साथ आकर खाना चाहते हो? अगर तुम विजनरी ग्रुप में वापस लौटना चाहते हो तो मैं सिलास से कहकर तुम्हें प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख का पद दिला सकती हूं। मैंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मां, कृपया मजाक न करें। अगर मैं विजनरी वापस गया तो एलिसिया सोचेगी कि मैं लगातार उसका पीछा कर रहा हूं। अब जबकि हमारा तलाक हो गया है तो थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। इसके अलावा विजनरी के नियमित कर्मचारियों को एलिसिया के साथ मेरे रिश्ते के बारे में नहीं पता है, लेकिन ऊपरी प्रबंधन मुझसे मिल चुका है। इसके अलावा वो दूसरा आदमी वापस आ रहा है। चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी एलिसिया का पूर्व पति हूं। अपनी पूर्व पत्नी को किसी और आदमी के साथ घूमते हुए देखना निश्चित रूप से मुझे असहज महसूस कराएगा। तो क्या आप कृपया मेरी इस छोटी सी जिंदगी को बख्श सकती हैं? विवियन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से निराशा थी। उसने धीरे से आह भरी। तुम अपनी हड्डियों में मौजूद उस सारे गौरव का इस्तेमाल हम पर करते हो, लेकिन तुमने उस छोटी बेवकूफ एलिसिया को इसका एक अंश भी दिखाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो अभी भी मूर्खता से सोचती है कि तुम्हारी सारी क्षमताएं उसी ने सिखाई हैं। क्योंकि तुम इस पर जोर दे रहे हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। लेकिन अब जब तुम्हारा और एलिसिया का तलाक हो गया है तो दोबारा शादी करने में जल्दबाजी मत करना। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो माँ को बताना। अगर नरमी से काम नहीं बना तो हम बस उसे पैसों से कुचल देंगे। मैं फिलहाल शॉर्ट टर्म में डेटिंग नहीं करूंगा। मैं पहले अपनी समस्याएं सुलझाऊंगा, फिर इस शहर में एक घर खरीदूंगा और उसके बाद डेटिंग के बारे में सोचूंगा। माँ, मैं डेटिंग के बारे में सोचूंगा। आपको अब महाजोंग खेलने जाना चाहिए। ये पहले से ही आंटी बीट्राइस का चौथा कॉल है। जैसे ही मैंने बात की, विवियन का फोन बज उठा। विवियन ने फोन उठाया और कोसना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम मुझे मौत के घाट उतार दोगी। मैं बस अपने दामाद के साथ खाना खा रही हूं और तुम मुझे जल्दी कर रही हो। बस इंतजार करो,
मैं तुम्हारे सारे पैसे जीतने वाली हूं। क्या लेंडर तुम्हारे साथ है? उसे भी साथ ले आना। वो बहुत अच्छा खाना पकाता है। बेशम, मेरे दामाद को फुसलाना बंद करो। बाहर बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं। लेंडर, तुम्हारी आंटी बीट्राइस पूछ रही हैं कि क्या तुम जाना चाहते हो? नहीं नहीं, आंटी बीट्राइस, मुझे आज दोपहर को कुछ काम है। मुझे एलिसिया के लिए ग्रॉसरी खरीदने जाना है। यहां तक बोलते बोलते मैं अचानक जम गया। तो आदतें वास्तव में बन जाती हैं। फोन पर उस परिष्कृत महिला ने अपने दांत पीसे और गुस्से में चिल्लाई, विवियन, यहां आओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। मेरी खूंखार सांस एक बहुत ही लो प्रोफाइल ऑडी A6 चलाकर वहां से चली गई। एक बार फिर सड़क पर वापस, मेरे चेहरे पर कड़वाहट थी। फिर मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। कुछ सिगरेट खरीदने का समय आ गया था। मेरी मानसिकता अपेक्षाकृत आशावादी थी। सिगरेट का एक पैकेट खरीदने के बाद मैं एक घर की तलाश में शहर के मध्य क्षेत्र में गया। मैंने आखिरकार एक अपेक्षाकृत महंगा टॉप फ्लोर डुप्लेक्स अपार्टमेंट चुना। 4 मिलियन का कर्ज सिर्फ किफायत से रहकर नहीं चुकाया जा सकता था। कर्ज चुकाने के लिए केवल बचत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। दूसरी तरफ एलिसिया पहले ही टूटने की कगार पर थी। उसका घर बिक चुका था। उसकी मां ने उसे यूं ही बता दिया था कि वो आंटी बीट्राइस के साथ महाजोंग खेलते हुए घर हार गई है, और अगर उसे कोई शिकायत है तो वो आंटी बीट्राइस के पास जा सकती है। इस बड़ी बुजुर्ग की ओर, जिसने एलिसिया को बचपन से बहन कहने के लिए मजबूर किया था, एलिसिया हमेशा दूर रहने की नीति बनाए रखती थी। ये असभ्य बुजुर्ग उसके पीछे भागती थी, पूछती थी कि उसकी स्टैमिना कैसी है, जिससे मासूम एलिसिया को समझ नहीं आता था कि क्या जवाब दे। उस संबंध में एलिसिया एक कोरे कागज की तरह पवित्र थी। अभी एलिसिया अपने बिस्तर के सामने स्तब्ध बैठी थी। क्या वो वास्तव में थॉर्न को पसंद करती थी, या उसने बस उसे एक आध्यात्मिक स्तंभ के रूप में माना था? वो कई सालों से विदेश में थी और समय ने वास्तव में सब कुछ धुंधला कर दिया था। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो एक विदेशी कॉल देर रात तक चलती थी। जैसे जैसे समय बीता, देर रात सिकुड़कर 1 घंटे की रह गई। अंततः कॉल सिर्फ इसलिए खत्म हो जाती थी क्योंकि मैं चिल्लाता था कि खाने का समय हो गया है। मैं महीने के उसके सबसे कठिन दिनों के दौरान उसके लिए फिश हेड और टोफू सूप या शायद पॉर्क रिब सूप पकाने के लिए जल्दी उठता था। मैं कंपनी में ले जाने के लिए उसके लिए थर्म्स में अदरक और गोजी बेरी का पानी तैयार करता था। एक पल में एलिसिया ने खुद को खोया हुआ महसूस किया। उसके दिमाग में थॉर्न की छवि धुंधली होती गई, जबकि मेरा चेहरा और साफ होता गया। एलिसिया ये एहसास बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो थी जिसे मैंने डंप किया था। उसने खुद को ऐसी परिस्थितियों में इस आदमी के बारे में सोचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ऐसा महसूस करते हुए जैसे वो ढहने वाली है, एलिसिया ने अपनी चाबियां और फोन पकड़ा और घर से बाहर भाग गई। बार के अंदर एलिसिया ने अपरिचित माहौल को देखा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और इस जगह में प्रवेश किया जहां वो पहले कभी नहीं गई थी, और अपने दिल में गहराई से इसका विरोध करती थी। लेकिन उसे अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी। एलिसिया ने ज्यादा से ज्यादा शराब पी और ज्यादा गुस्सा होती गई। वो इतनी निराशाजनक रूप से उस लेंडर के बारे में कैसे सोच सकती थी? थोड़ा बेहतर पकाने, कमरे को साफ सुथरा रखने, कपड़े साफ धोने, थोड़ा होशियार होने और थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखने के अलावा उसमें और क्या खूबियां थीं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आदमी ने वास्तव में तलाक लाने और महान एलिसिया को डंप करने की हिम्मत की। नशे में धुत एलिसिया को यह एहसास नहीं हुआ कि थॉर्न नाम अभी उसके दिमाग में मौजूद ही नहीं था। शराब इंसान को नशा नहीं कराती, इंसान खुद को नशा कराता है। हेलो ब्यूटीफुल, क्या आप मुझे आपको एक ड्रिंक पिलाने का मौका दे सकती हैं? उसे याद नहीं था कि यह कौन सा नंबर का आदमी था जो उस पर डोरे डालने आया था। एलिसिया बस अकेले चुपचाप अपनी शराब पीना चाहती थी। अपना सिर घुमाकर उसने उसकी ओर देखा। एक आदमी जो लगभग 40 साल का था, सिर से पैर तक डिजाइनर ब्रांड पहने हुए था। एलिसिया ने बिना पूछे ही ठंडेपन से जवाब दिया, मेरी सालाना सैलरी 6 आंकड़ों 6 फिगर में है। मेरे पास 1 मिलियन से ज्यादा की घड़ी है। मेरे उच्च सरकारी पदों पर रिश्तेदार हैं। क्या मैं ऐसी दिखती हूं कि मुझे तुम्हारी एक गिलास शराब की कमी है? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। उसके लहजे से वो समझ सकता था कि ये महिला उससे पूछ नहीं रही थी, बल्कि उसे बता रही थी कि उसके पास वो सब कुछ है जिसका वो दावा करता है। जैसे ही एलिसिया उठने और जाने की तैयारी कर रही थी, एक और युवक उस पर डोरे डालने आ गया। मुझे थोड़ी इज्जत दो, मेरे दोस्त वहां देख रहे हैं। इधर आओ और एक ड्रिंक लो। अकेले रहना बहुत अकेलापन है। तुम्हारे पैर बहुत अच्छे हैं बहन। अगर तुम्हारा छोटा भाई उन्हें छुए तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? दफा हो जाओ। एलिसिया ने अपने ग्लास की शराब उस उपद्रवी के चेहरे पर फेंक दी। अधेड़ उम्र का अंकल, जो दूर जाने की तैयारी कर रहा था, मुड़ा और कुछ दूरी पर बैठ गया।
ऐसा लग रहा था कि वो सुंदरता को बचाने वाले नायक की भूमिका निभाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। पूरी तरह से अपनी इज्जत खोने के बाद युवक ने अब दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई। अपने दांत पीसते हुए उसने उसे एक कुतिया कहा और शारीरिक रूप से हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ कभी नीचे नहीं गिरा। उसकी कलाई किसी ने पकड़ ली थी। युवक के बगल में एक मोटा नौजवान आ गया। डेक्लिन, यहां तमाशा कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें बाहर फेंक दिया जाए? हर कोई ऐसा नहीं होता जिसे तुम छू सको, समझे? दूर डेक्लिन के दोस्तों ने भी यहां हो रहे हंगामे पर ध्यान दिया और चलकर आने के लिए खड़े हो गए, लेकिन मोटे नौजवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसने डेक्लिन का हाथ पकड़ा, उसे एक तरफ उछाल दिया और फिर एलिसिया की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। भाभी, आप यहां अकेली क्यों आई? इस समय नशे में धुत एलिसिया ने भ्रमित आंखों से मोटे नौजवान को देखा, अपना सिर झुकाया और उत्सुकता से पूछा, लेंडर का छोटा भाई? उसका मुंह बोला भाई? मेरा उपनाम सरनेमसन है, बस मुझे बार्न भी बुलाएं। ये बार मेरे चाचा की बहन और किसी और ने खोला है। मैं अक्सर यहां आता हूं। भाभी, क्या आप ड्राइव करके यहां आई? इतनी रात को यह सुरक्षित नहीं है। अगर ये कमीने गंदा खेल खेलने की कोशिश करते तो बुरा होता। मैंने अभी भाई लेंडर को फोन किया है, उन्हें जल्दी ही पहुंच जाना चाहिए। लेंडर आ रहा था। एलिसिया को नहीं पता था कि उसे घबराहट क्यों महसूस हुई। कांपते हुए वो बार से निकलने ही वाली थी। ऐसा क्यों था कि जितना अधिक वो इस आदमी को नहीं देखना चाहती थी, उतना ही वो उसके साथ उलझने से बच नहीं पा रही थी। एलिसिया के जाने की कोशिश के साथ डेक्लिन के लोग निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए शोर मचा रहे थे। बार्नबी ने भौहें सिकोड़ी, एक कुर्सी पकड़ी, उपद्रवियों की ओर इशारा किया और गुस्से में कोसा, इतने बेशर्म मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम लोगों को छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? जैज, ऊपर जाओ और उन्हें खेलना बंद करने के लिए कहो। कोई यहां परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। मेरी भाभी का समर्थन करने के लिए वहां लोग हैं। तुम लोग परेशानी खड़ी करने के बारे में सोचना भी मत। बार में खेलने के लिए पैसे इकट्ठा करने वाले लूजरों का झुंड इसका भुगतान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भीड़ जानती थी कि वे एक मुसीबत में फंस गए हैं और उनके दिलों में थोड़ा सा डर बैठ गया। वे अपमानित होकर खिसक गए। अधेड़ उम्र का अंकल जो दूर था, नायक की भूमिका निभाने का कोई अवसर न देखकर कुछ निराश महसूस कर रहा था, लेकिन उसने जाने में जल्दबाजी नहीं की। वो देखना चाहता था कि इस लिली का आदमी कौन है। जैसे ही एलिसिया लड़खड़ाई और बार से बाहर निकलने ही वाली थी, वो सीधे किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गई जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। एक प्रिंसेस कैरी राजकुमारी की तरह गोद में उठाना के साथ एलिसिया को किसी की बाहों में समेट लिया गया। बार्नबी मजाक में मुस्कुराया, मुड़ा और बार से चला गया। देखने वाले भी समझ गए कि महिला का आदमी आ गया था। तुम शराब पीने के बाद ड्राइव करके आई? अगर बार्नबी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया होता तो क्या तुम बस ड्राइव करके वापस जाने वाली थी? और ऐसी जगह पर आना? अगर बार्नबी आज यहां नहीं होता तो क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे साथ क्या होता? तुम्हारे लिए अपना चेहरा छिपाना बेकार है। मेरी बाहों में एक प्रिंसेस होल्ड में उठाई गई। एलिसिया ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं देखूं कि वो कैसी दिख रही थी। मैंने उससे और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई, मुड़कर बार से बाहर निकल गया। हालांकि जैसे ही हमने दरवाजे से बाहर कदम रखा, हवा एलिसिया से टकराई और उसने मुझ पर उल्टी कर दी। उस पल में मैं टूटने की कगार पर था। अपने दांत पीसते हुए मैंने गुस्से में कहा, मुझे सच में तुम्हें अभी माँ के पास ले जाना चाहिए, उन्हें यह बताने के लिए कि जैसे ही हमारा तलाक हुआ तुम शराब पीने के लिए बार में आ गईं। मुझे कार की चाबियां दो। एलिसिया ने मुझे मदहोशी से देखा, संघर्ष करते हुए चिल्लाई, वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं। तुम मुझे वापस मेरी माँ के घर ले चलो। मेरे पास अपने घर की चाबियां नहीं हैं। एलिसिया, क्या तुम्हारा बिल्कुल भी घर जाने का प्लान नहीं था? मुझे सच में गुस्सा आने लगा था। एलिसिया मेरी बाहों में ऐसे छिप गई जैसे कोई बच्चा जिसने कोई गलती की हो। कुछ ही देर बाद मैंने सिसकने की आवाज सुनी। लेंडर, मेरे पास अब घर नहीं है। मेरी माँ ने मेरा घर बेच दिया। कोई विकल्प न बचने पर मैं उसे केवल उस अपार्टमेंट में वापस ले जा सकता था जिसे मैंने अभी किराए पर लिया था। उसे ऊपर ले जाते हुए पूरी रात सोफे पर सोने के बाद मैं उठा तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मुझे और भी ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस बिस्तर का मैंने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया था, उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया था। मैं अपने फोन की आवाज से जागा। इससे पहले कि पूरी तरह से रोशनी हो पाती, एलिसिया का फोन लगातार बज रहा था। नींद में फोन पकड़कर और कॉल का जवाब देते ही मेरा सामना विवियन की बौद्ध शेर की दहाड़ और स्नेही अभिवादन से हुआ। बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार करो, छोटे बदमाश, मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगी। मैंने तुम्हें अभी कहा था कि पूरी रात बाहर मत रहना और तुमने पहले ही दिन नियम तोड़ दिया। विवियन की उग्र दहाड़ खत्म होने तक सुनते हुए मैंने फुसफुसाया, माँ, मैं लेंडर बोल रहा हूं। एलिसिया मेरे साथ है। कॉल तुरंत काट दी गई।
मैं अपने हाथ में फ़ोन को खाली नज़र से देखता रहा। फिर एक टेक्स्ट मैसेज आया, बूढ़ा सिलास और मैं यात्रा पर गए हैं। एलिसिया को अपने साथ रहने दो, मुझे तसल्ली है। अगर उसने मुझे फ़ोन करने की हिम्मत की तो उसे मेरी मिलिट्री मार्शल आर्ट्स का स्वाद चखना पड़ेगा। मैं खाली नज़र से फ़ोन को घूरता रहा। मेरी सास एलिसिया को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी। वैसे भी चिंता करने की कोई बात नहीं लगती थी, ये देखते हुए कि हम 3 साल तक साथ रहे थे। जब मैं भ्रमित महसूस कर रहा था, एलिसिया चुपचाप मेरे पीछे आ गई। मेरा फ़ोन चेक कर रहे हो? जब हमारा तलाक नहीं हुआ था तब मैंने तुम्हें मेरा फ़ोन चेक करते हुए नहीं देखा। जब मैं थॉर्न से फ़ोन पर बात कर रही थी तब तुमने भी नहीं पूछा। तलाक के बाद तुम मेरा फ़ोन चेक करना क्यों शुरू कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने अपना सिर घुमाकर एलिसिया को देखा, जिसका चेहरा धुला हुआ भी नहीं था। अपनी आंखें बंद करके मैंने एक गहरी सांस ली। एलिसिया, अगर तुमने कभी दोबारा शराब पीने की हिम्मत की तो मैं पक्का माँ को बता दूंगा। मुझे भूख लगी है। एलिसिया ने जानबूझकर शराब पीने के विषय को टाल दिया। उसने अपना फ़ोन पकड़ा और ठीक मेरे सामने अपनी ब्लैकलिस्ट खोली। थॉर्न का नंबर प्रमुखता से अंदर दिखाई दे रहा था। फिर उसने फ़ोन को सोफे पर फेंक दिया, खड़ी हुई और नहाने धोने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। एलिसिया की पीठ को देखते हुए मुझे बहुत अजीब लगा। हमारा तलाक हुए 1 दिन से भी कम समय हुआ था और अब हम फिर से साथ रह रहे थे। बाथरूम से आ रही गुनगुनाने की आवाज़ सुनते हुए मैं खड़ा हुआ और रसोई की ओर चल दिया। खाना बनाते हुए मैं बैठा और अपना नाश्ता किया और अपनी सास का संदेश उसे सुनाया। माँ और सिलास यात्रा पर गए हैं। उन्होंने कहा कि वे घर की चाबियां अपने साथ ले गए हैं। माँ ने तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले साथ नहीं रहे हैं। लेंडर, जल्दी करो, मुझे आज काम पर जाना है। ये बेशर्म बातें सुनकर मैं लगभग एक पैन पकड़कर बाथरूम में एलिसिया से मौत की लड़ाई लड़ने जाने वाला था। ये कैसी स्थिति थी? हमारा तलाक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, मुझ पर 4 मिलियन के कर्ज का बोझ आ गया और फिर हम फिर से साथ रह रहे थे। मेरी अंदर की आवाज ने मुझे विरोध करने के लिए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। तुम जल्दी से नहा धो लो, मुझे भी नहाकर बाहर जाना है। मुझे आज एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। जैसे ही मैंने ये कहा, एलिसिया ने अपना आधा सिर बाथरूम से बाहर निकाला, भ्रम में पूछती हुई, लेंडर, जब तुम कल रात वापस आए तो तुमने मेरे कपड़े भी साफ धो दिए। तुम काम पर क्यों नहीं जाते और इसके बजाय मेरी नैनी बन जाओ? नहीं, अपनी पूर्व पत्नी को उसके पुराने प्रेमी के साथ उलझते हुए देखना। भले ही हमारी शादी सिर्फ एक अनुबंध थी, मुझे एक आदमी के रूप में कुछ गरिमा की आवश्यकता थी, है ना? पुराना प्रेमी? क्या तुम थॉर्न के बारे में बात कर रहे हो? लेंडर, तुम जल रहे हो, है ना? लेंडर, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं कुछ नहीं बोला। एलिसिया सवाल दबाती रही। असहाय महसूस करते हुए मैंने अपना नाश्ता उठाया और रसोई से निकल गया। लेंडर, जब तक तुम कहोगे कि तुम जल रहे हो, मैं थॉर्न को नहीं चुनूंगी। मैं जल रहा हूं, लेकिन अभी तुम्हें नाश्ता करने की जरूरत है, समझी? और मेरे लिए एक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुझे फिर से तुम्हारी दिनचर्या का ध्यान रखना शुरू करना होगा। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। लेंडर, तुम्हें नहीं पता, कल रात बार में बहुत से लोगों ने मुझ पर डोरे डाले थे। खाओ। हम दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देने में विफल रहे। तलाक के बाद हमारी बातचीत का तरीका बदल गया था। मैं अब एलिसिया के अधीन और सम्मानित नहीं था और एलिसिया अब मेरे साथ नैनी की तरह व्यवहार नहीं करती थी। वो बार की घटना के बारे में मेरे सवाल करने से डरती थी, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। साथ ही ये सुनकर कि मैं जल रहा था, उसने बहुत अच्छे मूड में महसूस किया, अपनी उदासी दूर कर दी और उसे यहां रहने से कोई गुरेज नहीं था। मेरा अंदरूनी रूप हालांकि विलाप कर रहा था। मेरी हालत एक मरे हुए आदमी से भी बदतर थी, लेकिन 4 मिलियन अभी भी चुकाने थे। खाते समय मुझे एपेक्स कॉर्पोरेशन से एक उत्तर मिला, जिसमें कहा गया था कि अगर मेरे पास समय हो तो मैं आज फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कंपनी में आ सकता हूं। बाद में मैं एपेक्स कॉर्पोरेशन मुख्यालय की ओर लड़खड़ाते हुए गया। जैसे ही मैं इस नई चुनौती को गले लगाने के लिए एक लंबा कदम आगे बढ़ा रहा था, एक चमकदार लाल फोर्ड रैप्टर तेजी से गुजरी, मेरे नाक के सिरे को छूती हुई। मेरे अंदर जो भी आत्मविश्वास था वो पल भर में गायब हो गया। डर के मारे मेरी जान निकल गई। जब तक मेरे होश ठिकाने आए, रैप्टर पहले ही दूर खड़ी हो चुकी थी। एक महिला कार से बाहर निकली। उसने एक काली तंग स्कर्ट और लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर ऊंची हील्स पहन रखी थी। महिला का फिगर अविश्वसनीय रूप से हॉट था और उसने बोल्ड कपड़े पहने थे, लेकिन मेरी आंखों में ये लड़की एक हत्यारी थी जिसने मुझे लगभग मार ही डाला था। इससे पहले कि मैं जाकर उससे बहस कर पाता, वो हॉट फिगर वाली महिला दौड़ते हुए गई और एपेक्स कॉर्पोरेशन के दरवाजों के अंदर गायब हो गई। मैंने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए खुद से बुदबुदाया, वो लड़की अच्छी इंसान नहीं लगती।
एपेक्स कॉर्पोरेशन मानव संसाधन एचआर इंटरव्यू कार्यालय के अंदर मैं 3 इंटरव्यूअर्स, 2 पुरुष और 1 महिला का सामना करते हुए कुर्सी पर बैठा था। यह एहसास मुझे पुलिस स्टेशन में पूछताछ किए जाने वाले दृश्यों की याद दिला रहा था। बीच में बैठी महिला इंटरव्यूअर ने पहले बात की। कृपया पहले अपना परिचय दें। मेरा उपनाम सरनेम क्लेयर है। मैं एचआर मैनेजर हूं। मैं आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए आपसे सवाल पूछूंगी। ये दोनों आपके उत्तरों और अनुभव का मूल्यांकन करेंगे ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके कि आप और कंपनी सहयोग तक पहुंच सकते हैं या नहीं। एपेक्स कॉर्पोरेशन में सभी कर्मचारी और कंपनी पूरी तरह से एक सहयोगात्मक संबंध में है। कोई रोजगार गुलामी जैसा नहीं है। इसके अलावा अन्य समूहों की तुलना में एपेक्स थोड़ा अधिक मानवीय है। अब मुझे पहले आपको कंपनी के सिस्टम से परिचित कराने दें और आप विचार कर सकते हैं कि इंटरव्यू के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। मैनेजर क्लेयर के हाव भाव बहुत सौम्य थे और उनके शब्दों में कोई अहंकार नहीं था। इसने मुझे बहुत सहज महसूस कराया। कंपनी के सिस्टम को समझने के बाद मैंने कहा कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूं। मैनेजर क्लेयर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराईं। विजनरी ग्रुप की तुलना में हमारा एपेक्स अपने कर्मचारियों के साथ अधिक मानवता से पेश आता है। काम पर आना किसी दास अनुबंध स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जैसा नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूं। जिस तरह आप हमसे संतुष्ट हैं, हमें भी आपसे संतुष्ट होने की आवश्यकता है। पहले कृपया अपना परिचय दें। मैंने एक मुस्कान बिखेरी और धीरे से कहा, लेंडर, 25 वर्ष, तलाकशुदा। मेरे पास विजनरी ग्रुप के प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करने का 3 साल का अनुभव है। मैंने कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है और एपेक्स ग्रुप के लिए भी प्लानिंग में भाग लिया है। मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल हाई स्कूल है। कॉलेज के पहले वर्ष के दौरान मेरे परिवार में एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्या मैं आपके तलाक का कारण पूछने की स्वतंत्रता ले सकती हूँ? मेरी पूर्व पत्नी की तुलना में पारिवारिक पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा अंतर। मैं उसे पीछे नहीं खींचना चाहता था। अगर आपको अभी ग्लैमर वर्ल्ड का मुकाबला करने के लिए कोई योजना बनाने को कहा जाए तो आप किस दृष्टिकोण से शुरुआत करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ग्लैमर वर्ल्ड को निशाना बनाने की कोई ज़रूरत है। वे केवल एक ऐसा ब्रांड बन सकते हैं जो लो एंड सस्ते रास्ते पर चलता है। उनके मुख्य ग्राहक ज़्यादातर अधेड़ और बुजुर्ग लोग हैं। ग्लैमर वर्ल्ड विजनरी डिपार्टमेंट स्टोर को बचाने का एक तरीके से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसा तरीका जिसे चुनने के अलावा उनके पास संक्रमण ट्रांजिशन के लिए कोई विकल्प नहीं था। एपेक्स डिपार्टमेंट स्टोर मुख्य रूप से पैसे खींचने के लिए ज्वेलरी स्टोर और लग्जरी ब्रांड काउंटरों पर निर्भर करता है। ग्लैमर वर्ल्ड की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे। आखिरी सवाल, आपने विजनरी ग्रुप क्यों छोड़ा? क्या यह घर से बहुत दूर था एक वैध कारण है? ठीक है, हम कल शाम तक आपको एक जवाब दे देंगे। हम मिस्टर लेंडर के साथ सहयोग करने की आशा करते हैं। कमरे से बाहर निकलते हुए मैं अभी भी भ्रम की स्थिति में था। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर कदम रखने वाला था, मैंने अचानक पीछे मुड़कर एक सवाल पूछा। वो रैप्टर जो नीचे खड़ी है, क्या वो कंपनी का वाहन है? जैसे ही यह सवाल पूछा गया, तीनों इंटरव्यूअर्स के चेहरे थोड़े अजीब हो गए। मैनेजर क्लेयर खड़ी हुई और अजीब तरह से बोली, मिस्टर लेंडर, आपको चोट तो नहीं लगी है ना? वो कार कंपनी की ही है। ये बस। मैं समझ गया। जब मैं उस कार के मालिक को देखूंगा तो मैं उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दूंगा। खुरदरा होने के लिए मुझे दोष न दें। उसने 8 सेंटीमीटर की हाई हील्स पहन रखी थी और मुझे लगभग हवा में उड़ा ही दिया था। मैं चला गया। उन तीनों इंटरव्यूअर्स को निराशा में एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया, अनिश्चित कि क्या उन्हें उस आखिरी वाक्य को रिकॉर्ड करना चाहिए। यह निश्चित रूप से हाई हील्स में गाड़ी चलाने का उसका पहला मौका नहीं था और कंपनी में हर कोई जानता था कि 9 बजे के आसपास प्लाजा को पार नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल भी ध्यान भटका नहीं सकते थे। आपको पैदल रास्तों पर चलना पड़ता था। मैनेजर क्लेयर ने आह भरी। मुझे उसके बारे में काफी अच्छा लग रहा है। हम उसे ट्रायल रन के लिए रख सकते हैं। वैसे भी कंपनी का 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड है और अनुबंध में यह उल्लेख किया जाएगा कि उसे उस महीने के भीतर बिना किसी कारण के बर्खास्त किया जा सकता है। जहां तक उसके लगभग टक्कर लगने की बात है, तो बस इसे हमारी बड़ी लेडी का स्वागत, उपहार, वेलकमिंग गिफ्ट समझें। आखिरकार हमने भी इसका अनुभव किया है। ये पहले से ही एपेक्स कॉर्पोरेशन की एक परंपरा बन चुकी है। एलिवेटर का इंतजार करते हुए मेरा दिमाग अभी भी डर से भरा हुआ था। मुझे ये भी लगा कि क्या ये तलाक का कर्म परिणाम है। जैसे ही मेरा तलाक हुआ, विवियन ने मेरी अच्छी खासी परीक्षा ले ली और चीजें आदर्श रूप से नहीं चल रही थीं। एलिवेटर खुला। अजीब विचारों से भरे सिर के साथ मैंने बस एक कदम बाहर निकाला ही था कि मुझे अपनी छाती पर कुछ कोमलता महसूस हुई। इससे पहले कि मैं साफ तौर पर देख पाता कि मेरे सामने क्या है, मुझे पेट पर एक जोरदार मुक्का लगा। फिर एक तीखी, गुस्से वाली गाली मेरे कानों में चुभी। क्या तुम बिना आंखों के चल रहे हो? मेरा फायदा उठा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो?
आवाज पूरी होने से पहले ही किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। अभी अभी मुक्का खाने और अब बाल खींचे जाने के कारण मैं आग बबूला हो गया। मैंने हाथ बढ़ाया और उस औरत के बाल वापस पकड़ लिए। औरत की एक चीख निकल गई और उसकी हाई हील्स मेरे जूतों पर बेरहमी से कुचल पड़ी। फिर दर्द से मेरी चीख निकल गई। अब मैंने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि मेरे सामने कौन था। ये वही महिला थी जिसने मुझे नीचे लगभग कुचल ही दिया था। मुझे बताओ कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूं, मुझे छोड़ो। जैसे ही उसने बात की, महिला की पकड़ और भी सख्त हो गई। खुद को एक सभ्य आदमी, जेंटलमैन न मानते हुए मैंने भी कोई दया नहीं दिखाई। अपने दांत पीसते हुए मैंने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कंपनी से नहीं हूं। नीचे तुमने मुझे लगभग टक्कर मार दी थी और मैं बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कहां ढूंढा जाए। हंगामे ने भीड़ को आकर्षित कर लिया। इंटरव्यू के प्रभारी 3 लोग भी भाग कर आए, क्योंकि ये 2 आवाजें उनके लिए बहुत परिचित थीं। जब एचआर मैनेजर क्लेयर ने अपने सामने का दृश्य देखा तो वो पल भर में स्तब्ध रह गई। लेंडर, जल्दी छोड़ो, प्रेसिडेंट कैलिस्टा, आप भी छोड़ दें, छोड़ो, कर्मचारी सब देख रहे हैं। लेंडर, तुम पहले छोड़ो, प्रेसिडेंट कैलिस्टा एक लड़की है। भौहें सिकोड़ते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से इस महिला ने न केवल छोड़ा नहीं, बल्कि उसने वास्तव में अपना मुंह खोला और मेरी गर्दन पर काटने का लक्ष्य रखा। यह देखकर मैनेजर क्लेयर ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप किया और उसे समझाया। अंततः प्रेसिडेंट कैलिस्टा को छोड़ने के लिए मना ही लिया। इस समय हम दोनों अस्त व्यस्त थे और एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। कैलिस्टा झुकी, अपना जूता उतारकर मुझ पर फेंकने की तैयारी कर रही थी। मैनेजर क्लेयर ने उसे रोकने के लिए प्रेसिडेंट कैलिस्टा को जल्दी से गले लगा लिया। फिर मुझे पहले जाने का इशारा किया, ये कहते हुए कि वो प्रेसिडेंट कैलिस्टा की ओर से माफी मांगने के लिए मुझे बाद में कॉल करेगी। मैंने ठंडी सांस छोड़ी और एलिवेटर में चला गया। क्या बुरी किस्मत है। कैलिस्टा ने अपने बाल सीधे किए और धीरे से पूछा, मैनेजर क्लेयर, आप इस व्यक्ति को जानती हैं? मैनेजर क्लेयर ने कैलिस्टा की स्कर्ट को ठीक करने में मदद की और धीरे से जवाब दिया, प्रेसिडेंट कैलिस्टा, वो आज एक इंटरव्यू के लिए आया था। नीचे अभी अभी वो लगभग आपसे टकरा ही गया था। मुझे पता है, सुंदर लड़कों को देखकर मुझे बस चिढ़ होती है। मैं केवल देख सकती हूं, लेकिन उन्हें खा नहीं सकती। अगर मैं उसे हवा में न उड़ा दूं तो उसे आसपास रखने का क्या मतलब है? इंटरव्यू ले रहे हो, उसे कल काम पर आने के लिए कहो। मेरे बाल पकड़ना और मेरा फायदा उठाना, देखते हैं मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलती हूं। यह कहकर कैलिस्टा चली गई। जाते समय उसने अपनी स्कर्ट उठाई और उसके नीचे पहने सेफ्टी शॉर्ट्स को खींचा। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। कंपनी के बारे में सब कुछ ठीक था, इस जनरल मैनेजर को छोड़कर जो लोगों का खून सुखा देती थी। मैंने कंपनी छोड़ी और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है। मुझे बताया गया कि मैं परसों सोमवार को कंपनी में काम पर आ सकता हूं और फ्रंट डेस्क पर सारी कागजी कार्रवाई संभाल सकता हूं। लेकिन मुझे सीधे शेर की मांद में चलने का गहरा एहसास हुआ। मैं मना नहीं कर सका। एपेक्स कॉर्पोरेशन में जाना मेरी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। केवल यहां मैं अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका पा सकता था। एलिसिया के साथ रहने के 3 सालों ने महिलाओं के बारे में मेरे सभी सुंदर भ्रमों को तोड़ दिया था। एलिसिया के बारे में सोचकर मैंने अपनी सास को कॉल किया ये पूछने के लिए कि बुजुर्ग जोड़ा कब वापस आ रहा है। कॉल कनेक्ट हुई और बैकग्राउंड में महाजोंग मशीन की आवाज सुनकर मुझे लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। क्या बकवास बहाना था? बूढ़ा जोड़ा बस ये नहीं चाहता था कि एलिसिया वापस जाए और उनके अकेले समय में खलल डाले। लेकिन मैं वास्तव में एलिसिया को वापस भेजने की हिम्मत नहीं कर सका। मुझे सिलास और अपनी सास के लिए इज्जत बचानी थी और एलिसिया के लिए भी कुछ गरिमा छोड़नी थी। आखिरकार मैं ही था जिसने तलाक की बात छेड़ी थी। एलिसिया के बारे में सोचकर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी और भी अंधकारमय हो गई है। किसने सोचा होगा कि विजनरी की वाइस प्रेसिडेंट, जो जर्मोफोब होने का दावा करती थी, घर में एक सुअर से अलग नहीं थी। इस लाड़ प्यार में पली बड़ी युवा महिला ने मुझे समझाया कि ऐसे हाथों का क्या मतलब होता है जिन्होंने कभी वसंत के पानी को नहीं छुआ था। इसके बारे में ज्यादा बात करने से मेरी आंखों में आंसू ही आ जाते। एक शानदार विला में विवियन पहले ही महाजोंग टेबल छोड़ चुकी थी। उसके जाने का कारण सिलास को कुछ ऐसा कहने के लिए अनुशासित करना था जो उसके मुंह से फिसल गया था। कैजुअल कपड़े पहने हुए सिलास ने भौहें सिकोड़ी, सालों से उस पर अत्याचार करने वाली अपनी पत्नी की ओर नाराजगी से देखा और आह भरी। मुझे बताओ, क्या हमारा ऐसा करना सच में ठीक है? क्या कुछ होगा? विवियन ने एक संतरा छीलकर सिलास को दिया और भौहें सिकोड़ी। इन दोनों बच्चों के बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। मैंने काफी हद तक सामान्य स्थिति का पता लगा लिया है। इसके अलावा क्या उस छोटी कृतघ्न ने कभी हमें यह कहने के लिए कॉल किया है कि वो घर आना चाहती है? उसे लंबे समय से लेंडर द्वारा उसकी सेवा किए जाने की आदत हो गई है, तो उसके साथ साथ चिंता करना बंद करो। हमने लेंडर को 3 साल तक देखा है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उसका चरित्र कैसा है।
मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। वो लड़का लेंडर वास्तव में धूम्रपान सिगरेट पीता है। उस छोटी कृतघ्न के लिए वो पूरे 3 साल बिना एक भी सिगरेट पिए रहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे कुछ होगा? सिलास ने संतरा नीचे रखा, पीछे झुका, विवियन को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और भौहें सिकोड़ी। लेंडर का धूम्रपान करना ठीक है, लेकिन फिर मेरा धूम्रपान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। विवियन, तुम सीमा पार कर रही हो। अगर मैं सीमा पार करूंगी तो क्या तुम मुझे तलाक दोगे? मैं आज खुश हूं। मैं तुम्हें 2 सिगरेट पीने की अनुमति दूंगी। सिलास ने इसे एक शाही फरमान की तरह लिया, उठा और अपने पुराने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने के लिए बालकनी की ओर दौड़ पड़ा। असल में विवियन ने एलिसिया को कॉल किया था। जब तक वो अपनी गलती मान लेती, वो घर की चाबियां ले सकती थी और वापस आ सकती थी। अंत में इस छोटी कृतघ्न ने बिना एक शब्द कहे फोन काट दिया। इसका स्पष्ट मतलब था कि उसके पास किसी का समर्थन बैकिंग था। तो चिंता की क्या बात थी? विवियन महाजोंग टेबल पर वापस लौट आई। मैंने एक कार्ट को धकेला, सुपरमार्केट के चक्कर लगाए, सोच रहा था कि रात के खाने के लिए क्या बनाया जाए। अंत में मैंने बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा, कुछ हरी फलियां और मशरूम खरीदे। जब मैं घर लौटा तो एलिसिया पहले ही वापस आ चुकी थी। उसने जानबूझकर अपने लिए एक पीला भालू कार्टून पजामा सेट खरीदा था और सोफे पर बैठी थी। आलू के चिप्स के एक बैग को गले लगाए हुए टीवी देख रही थी। मुझे सीढ़ियों के पास खड़ा देखकर उसने चिप्स नीचे रखे, ऊपर देखा और चिल्लाई, लेंडर, मुझे भूख लगी है। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा लंबे समय तक रहने का विचार है? एलिसिया ने जोर से सिर हिलाया। मैं खाने और किराए के लिए भुगतान कर सकती हूँ। लेंडर, मुझे छोड़ दिया गया है। मैंने अपनी माँ को फोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन्होंने मुझे डांटते हुए टेक्स्ट मैसेज भी भेजे। मुझे टेक्स्ट मैसेज देखने दो, उन्हें डिलीट कर दिया। क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मेरा फोन चेक करने की कोशिश कर रहे हो? लो, देखो देखो, मैं बाथरूम जा रही हूं। एलिसिया ने बहुत हंगामा किया। थॉर्न सच में ब्लैकलिस्ट में था। इसका कोई विशेष कारण नहीं था। एलिसिया बस नहीं चाहती थी कि वो आदमी उसकी झुंझलाहट को बढ़ाए। अगर उसे विदेशी लड़कियां पसंद थीं, तो ये बहन अब उसकी सेवा नहीं करने वाली थी। जब मैं सब्जियां धो रहा था, एलिसिया चुपके से रसोई में आ गई। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए उसने उत्सुकता से सिंक में सामग्री सब्जियों को देखा और फुसफुसाई, ये सब मेरे पसंदीदा हैं। क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं आज वापस नहीं आऊंगी? मैंने सिर घुमाए बिना ही गंभीरता से सब्जियां धोना जारी रखा। धीरे से जवाब दिया, क्या तुम्हें रसोई की गंध नापसंद नहीं है? तुम अंदर चुपके से क्यों आई? मैं खाने में नखरे नहीं करता। अगर तुम वापस नहीं आती तो मैं भी इन्हें ही खाता। लेंडर, तुम बदल गए हो। वास्तव में पुरुष सभी चंचल होते हैं। हमारा तलाक हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मेरे प्रति इतने ठंडे हो गए हो। मत भूलो, ये बहन अभी भी तुम्हारी लेनदार क्रेडिटर है। पैसे दो, पैसे दो। अगर तुम खाने में नखरे नहीं करते तो तुमने केकड़े क्रैब्स क्यों नहीं खरीदे? एलिसिया हमेशा घर लाने और खाने के लिए बने बनाए केकड़े खरीदती थी। हमारी शादी के सालों के दौरान उसने और मैंने केवल एक बार बहस की थी। कारण यह था कि एलिसिया ने केकड़े खरीदे और मुझे उन्हें उबालने के लिए कहा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, इसलिए मैंने उन्हें पालने के लिए फिश टैंक में डाल दिया। फिर अगले दिन मैंने देखा कि कैसे एलिसिया ने एक एक करके उबलते पानी के बर्तन में जीवित कूदते हुए केकड़ों को फेंक दिया। उसके बाद पूरी शाम मेरा चेहरा उतरा हुआ रहा। मैंने रात का खाना नहीं बनाया, न ही मैंने बर्तन धोए या रसोई साफ की। एलिसिया जानती थी कि उसने गलत बात कही थी। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया, मुड़ा और रसोई से बाहर चला गया। ठीक जब एलिसिया ने सोचा कि मैं फिर से हड़ताल पर जा रहा हूं, मैं दही का एक डिब्बा पकड़े हुए वापस आया। बाहर जाओ और इसे पीने के लिए सोफे पर बैठो। यहां मुझे परेशान करना बंद करो। तलाकशुदा मैं एलिसिया के प्रति अत्यधिक सम्मानजनक नहीं होने वाला था। मेरे स्वभाव में महिलाओं की चापलूसी करने की प्रवृत्ति नहीं थी। हर कोई समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, भले ही वो अब लेनदार थी। लेकिन एलिसिया नहीं गई। उसे नहीं पता था कि जब उसने कहा कि मैं बदल गया हूं, तो वो भी बदल गई थी। शायद हम दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया था। हम अब पति पत्नी नहीं थे। बड़ी आंतें, लार्ज इंटेस्टाइन्स अधिक मिर्च डालने पर बेहतर स्वाद देती हैं। क्या तुम भूल गई हो कि रात के 2 बजे जब तुम बिस्तर में दर्द से लगभग मर ही रही थी और हमने आधी रात अस्पताल में करवटें बदलते हुए बिताई थी? वो हमारी शादी के दूसरे वर्ष के दौरान की बात है। सर्दियों में एलिसिया उबली हुई मछली खाने के लिए जोर दे रही थी और सबसे तीखी वाली चाहती थी। फिर आधी रात को एलिसिया को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर का निदान आंतों की ऐंठन इंटेस्टाइनल स्पाज्म था। एंटीस्पास्मोडिक इंजेक्शन बेकार थे, आईवी ड्रिप बेकार थे। अंत में कोई अन्य विकल्प न होने पर मैं केवल एलिसिया को पानी पिलाता रहा। मैं पूरी रात उसके बिस्तर के पास रहा, जबकि एलिसिया पूरी रात अस्पताल के बिस्तर पर कराहती रही। क्योंकि एलिसिया अन्य मरीजों के आराम में खलल डाल रही थी,
मेरा अस्पताल में लगभग शारीरिक झगड़ा हो गया था। एलिसिया को भी यह घटना याद थी। पहले उसने सोचा कि मैंने जो किया वो अपेक्षित था, लेकिन अब इसके बारे में सोचकर यह शायद एक छोटी सी खुशी भी थी। आखिरकार ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। तो थोड़ा कम डालना, आंच थोड़ी तेज कर दो। क्या सूप है? एग ड्रॉप सूप। मिस, अगर बहुत परेशानी न हो तो क्या आप कृपया कटोरे और चॉपस्टिक्स ला सकती हैं? ठीक है, खोजा यूनक लेंडर। जैसे ही एलिसिया रसोई से बाहर निकली, मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। रात के खाने में 3 व्यंजन और एक सूप शामिल था। अगर एलिसिया यहां नहीं होती तो शायद मैंने पकाने की जहमत भी नहीं उठाई होती। डाइनिंग टेबल पर एलिसिया या मैंने किसी ने बात नहीं की। हमने चुपचाप खाना खाया, जैसे कि उन 3 सालों के जीवन में वापस आ गए हों। भोजन के बाद मैंने कटोरे और चॉपस्टिक साफ किए और एलिसिया ने उन्हें धोने में सक्रिय रूप से मदद की। मैं सोफे पर लौटा और अपना लैपटॉप निकाला, पढ़ाई के लिए तैयार होने लगा। तभी एलिसिया आ गई। उसने कैजुअल कपड़ों का एक सेट पहन लिया था। खोजा लेंडर, क्या तुम सैर के लिए नीचे जाना चाहते हो? ये राजकुमारी तुम्हें मेरे साथ चलने का मौका दे रही है। नहीं लेंडर, चलो बाहर चलते हैं, मैं टहलना चाहती हूं। नहीं, मेरे पास देखने के लिए चीजें हैं। एलिसिया गुस्से में थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर मुझे खिलखिलाती मुस्कान के साथ देखा, एक मोहक नखरेबाज आवाज में पुकारती हुई, भाई लेंडर, मैं खाने के बाद नीचे टहलना चाहती हूं, चुप रहो। मेरे सीधे साधे आदमी स्ट्रेट मैन के बचाव एलिसिया के शारीरिक हमले को झेलने में विफल रहे, जिसमें जादुई कवच को भेदने की शक्ति भी प्रतीत होती थी। मैंने आत्मसमर्पण में अपने हाथ उठाए। हम नीचे गए। बिना मेकअप के एलिसिया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्वित ऊंचाई और लंबी टांगों के साथ मिलकर वो जहां भी चलती थी एक दर्शनीय दृश्य होती थी। उसके बगल में खड़ा मेरी सुंदर विशेषताओं के साथ हम एक आदर्श मैच लग रहे थे। तुरंत पड़ोस का केंद्र बिंदु बन गए और कई नजरों को आकर्षित किया। बास्केटबॉल कोर्ट तक चलते हुए एलिसिया ने चिल्लाकर कहा कि वो और नहीं चल सकती और पानी खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाना चाहती है। तुम क्या पीना चाहती हो? मैंने सुपरमार्केट की ओर देखा, फिर हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर वापस देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं घर पहुंचकर पी लूंगा। एलिसिया ने कंजूस बड़बड़ाया और फिर सुपरमार्केट की ओर दौड़ पड़ी। वो लड़की कहाँ गई जिसने अभी कहा था कि वो और नहीं चल सकती? वहां खड़े होकर मैंने बास्केटबॉल कोर्ट की ओर देखा, सोच रहा था कि क्या मुझे जाकर खेलना चाहिए और कुछ व्यायाम करना चाहिए। संयोग से लगभग 20 साल के एक लड़के की टखने में मोच आ गई, जिससे फुल कोर्ट गेम में एक व्यक्ति कम हो गया। सभी की निगाहें मुझ पर पड़ी। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? कोई बाद में तुम्हारी जगह ले लेगा। लंबे समय से बास्केटबॉल नहीं छुआ था, मेरे हाथ थोड़े जंग खा चुके थे। 2 पास में गड़बड़ करने के बाद मुझे तिरस्कार की नजरों का सामना करना पड़ा। एक गर्वित व्यक्ति होने के नाते मैं इस तरह अपमानित होकर नहीं जा सकता था। मैंने अपनी जैकेट उतारी और कोर्ट पर वापस आ गया। गेंद मिलने के बाद मैंने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि इसके बजाय अपनी लय तलाशी। जैसे जैसे पसीना टपकता गया, गेंद पर मेरी पकड़ बेहतर और बेहतर होती गई। लेअप्स, 3 पॉइंटर्स, स्टील्स, असिस्ट, रिबाउंडिंग को छोड़कर मैं अपनी चरम स्थिति पीक कंडीशन में पहुंच गया था। ठीक जब मैं थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, कोर्ट पर युवा लड़कों की शैली अचानक बदल गई। जैसे कि उन्हें चिकन के खून का इंजेक्शन लगाया गया हो, उनकी गति बढ़ गई और यहां तक कि स्लैम डंक भी हुए। जब मैं भ्रमित था, मैंने घायल लड़के को कोर्ट के बाहर खाली नजर से घूरते हुए देखा। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि एलिसिया वापस आ गई थी। वो एक बेंच पर बैठी थी, अपना फोन पकड़े हुए और किसी से बात कर रही थी। मेरे पति को इन होम सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, वो स्नैक्स नहीं खाते हैं। एलिसिया मासूम और गंभीर दिख रही थी। फोन के माध्यम से एक मोहक नखरेबाज आवाज आई, तो वो जंगली फूल भी नहीं खाएगा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि इस बयान से उनका गर्व आहत हुआ है। व्यक्ति को खुद को समायोजित करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए सुना जा सकता था, छोटी बहन डरो मत, बड़ी बहन उसे आकर्षित करेगी। आंटी, आप बहुत आश्वस्त हैं। मेरे पति को केवल लंबी टांगों वाली लड़कियां पसंद हैं। संयोग से मेरी लंबाई 1.72 मीटर है। आपके बारे में क्या आंटी? क्या आंटी 0 से ऊपर हैं? कॉल कट गई। खेल भी समाप्त हो गया। इस आखिरी खिंचाव के दौरान मुझे पूरी तरह से कुचल दिया गया था। फिर कोर्ट पर हर किसी की चौकस नजरों के तहत मैं उस दुर्लभ सुंदरी के पास गया। पानी की एक बोतल लेकर मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और उसे गटक लिया। फूल का पहले से ही एक मालिक है। मैंने उन बच्चों के विचारों को नजरअंदाज किया। एलिसिया के हाथ में फोन देखा और भ्रम में पूछा, मेरे लिए? एलिसिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उत्पीड़न कॉल, हैरासमेंट कॉल। कोर्ट पर तुम्हें इतनी बुरी तरह से बुली होते देखकर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी,
इसलिए मैंने समय काटने के लिए फ़ोन का जवाब दिया। कैसा रहा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बूढ़े हो रहे हो और तुम्हारा स्टैमिना कम हो गया है? मैंने कंधे उचकाए। यहाँ एक विश्व स्तरीय सुंदरी का होना किसी भी उत्तेजक स्टिमुलेंट की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। चलो चलते हैं, नहीं तो वे बच्चे मुझे एक प्रतिद्वंद्वी की तरह मानने लगेंगे। जैसे ही मेरे शब्द गिरे, पीछे से गेंद के उछलने की आवाज़ आई। जिस लड़के ने कई बार डंक किया था वो मेरे पीछे आया, ये कहते हुए कि वो 1-on-1 एक बनाम एक खेलना चाहता है। मैंने मना नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि मैं पूरी तरह से अपमानित हुआ। युवक अब बहुत खुश था, ये सोचकर कि वो देवी का पक्ष जीत लेगा। लेकिन उसने पाया कि देवी अपना मुंह छिपा रही थी और छुपकर मुझ पर हंस रही थी। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। एलिसिया और मैं चले गए और कोर्ट के लोगों की खेलने में रुचि खत्म हो गई। मुरझाए हुए बैंगन की तरह दिखते हुए वे जमीन पर बैठ गए। डंक करने वाले लड़के ने आह भरी। अब बास्केटबॉल नहीं? क्या इस समय का इस्तेमाल गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए करना बेहतर नहीं होगा? भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। शहर में कहीं एक हाई एंड अपार्टमेंट में एक महिला शीशे के सामने गुस्से में खड़ी थी, अपने दांत पीस रही थी। तुम 1.72 मीटर की हो और तुम्हें गर्व है? ये बहन 1.80 की है। लानत है, ये पैमाना रूलर गलत है। मैं केवल 1.66 की कैसे हूं? मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ जल्दी सो गया और आंखें बंद करते ही नींद आ गई। मास्टर बेडरूम में सोते हुए एलिसिया ने मेरे पुराने फोन के साथ छेड़छाड़ की। उस पर 2 नंबरों को देखकर और कॉल कनेक्ट होने पर दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया को याद करते हुए एलिसिया को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या लेंडर का कोई साइड पीस हो सकता है? क्या वो हमारे तलाक से पहले ही किसी और से जुड़ सकता था? भले ही वो ये नहीं कहेगी कि वो मुझे पसंद करती है, चाहे कुछ भी हो, हमारे तलाक को केवल 2 दिन हुए थे और उसके पास पहले से ही कोई और था। एलिसिया ने जितना इसके बारे में सोचा वो उतनी ही नाराज होती गई। उसने एक नंबर डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। एलिसिया, जिसके भाव कुछ ही क्षण पहले काफी अप्रिय थे, अचानक एक अलग व्यक्ति में बदल गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वो मुस्कुरा रही थी। मैनेजर हैरिसन, इतनी रात को परेशान करने के लिए बहुत खेद है। आप अभी सोए नहीं हैं, है ना? जब कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट कॉल करे तो कोई कैसे कह सकता है कि वे सो रहे थे? दूसरे पक्ष ने बार बार कहा कि वे अभी तक सोए नहीं हैं। एलिसिया मुस्कुराते हुए बोलती रही, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आपकी वार्षिक छुट्टी एनुअल लीव की अर्जी खारिज कर दी गई थी। क्या घर पर कुछ चल रहा है? मैं समझती हूं, कल शनिवार है। रविवार सहित आप और 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। क्या यह पर्याप्त है? ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। तो कल कंपनी जाएं और अपने वर्तमान काम सौंप दें और मैं तब आपके लिए एक अप्रूवल स्लिप लिख दूंगी। थोड़ी देर बात करने के बाद एलिसिया सीधे मुद्दे पर आ गई। मैनेजर हैरिसन, मैंने कंपनी के लोगों से सुना है कि आपके पति दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशंस में काम करते हैं। मेरे पास यहाँ एक नंबर है, क्या आप इसे देखने में मेरी मदद कर सकते हैं? कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बस मुझे तब बताएं जब आपके पास समय हो। बस ये चेक कर लें कि सिम कार्ड का पंजीकृत मालिक कौन है। फोन काटने के बाद एलिसिया का चेहरा उसके पिछले भाव में लौट आया। लगभग आधे घंटे बाद मैनेजर हैरिसन ने वापस कॉल किया। अपनी छुट्टी की खातिर उन्होंने नंबर चेक करने के लिए आधी रात को अपने पति को कंपनी में भेज दिया था। दुर्भाग्य से फोन नंबर का क्लियरेंस लेवल बहुत ऊंचा था और वे कुछ भी पता नहीं लगा सके। मैनेजर हैरिसन ने घबराते हुए वाइस प्रेसिडेंट एलिसिया को इसकी सूचना दी। उनकी छुट्टी अभी भी स्वीकृत हो गई थी, लेकिन सप्ताहांत सहित ये केवल 4 दिन थी। एलिसिया बिस्तर पर बैठी फोन नंबर को देखते हुए और खुद से बुदबुदाती हुई, ये वैनिटी नंबर, ये एक हाई लेवल यूजर है। सप्ताहांत के 2 दिनों के दौरान जीवन बहुत सादा था। एलिसिया अपने विवाहित व्यक्तित्व में वापस आ गई, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। समिति चाहती थी कि कई कंपनियां जमीन के एक टुकड़े, एक पुराने आवासीय क्षेत्र रेसिडेंशियल एरिया पर बोली लगाएं। निवेश, इन्वेस्टमेंट और जोखिम रिस्क विभागों के लोगों ने हर तरह से हिसाब लगाया और ये हर हाल में एक घाटा था। एलिसिया डरी हुई थी कि समिति इस जमीन के टुकड़े को कंपनी पर थोप देगी। मुझे एलिसिया की परवाह नहीं थी। मैं पहली मंजिल पर मुझे आवश्यक सामग्रियों की जांच कर रहा था। दोपहर में मैंने थोड़ा व्यायाम किया। हालांकि बास्केटबॉल खेलते समय अब कोई मेरे साथ नहीं खेलना चाहता था। जो युवा लड़के खेलते थे उनमें से कई को लगा कि मैं बस वहां दिखावा करने आया हूं। ये 2 दिन मुझे सालों जैसे लगे। अब मैं 1 मिनट भी नहीं गंवा सकता था। 1 साल में 4 मिलियन का कर्ज मुझ पर भारी पड़ रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जबकि मुझे रोमांच का भी एहसास हो रहा था। सोमवार की सुबह एलिसिया ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और काम पर चली गई। जाते हुए उसने पूछा कि क्या मुझे रास्ते में लिफ्ट की जरूरत है। मैंने सिर हिलाया, ये कहते हुए कि ये मेरे रास्ते में नहीं है।
विवियन वास्तव में अपनी सुंदर बेटी के बारे में सब कुछ भूल गई लग रही थी। एक भी फोन कॉल नहीं, न ही मैंने एलिसिया को पिछले 2 दिनों में कोई कॉल प्राप्त करते देखा। मैं थोड़ा भ्रमित था। मेरी सास का कॉल न करना एक बात थी, लेकिन विदेश में उस आदमी ने भी एक बार कॉल नहीं किया था। क्या एलिसिया ने सच में उसे ब्लॉक कर दिया था? ये महिला किस तरह का स्टंट कर रही थी? उन्हें कम ही पता था, समुद्र के दूसरी तरफ एक बड़ा आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था, खाली नजर से घूर रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि एलिसिया क्या कर रही है। वो उसे बस ऐसे ही ब्लॉक कैसे कर सकती थी? जब उसने उसके असिस्टेंट को कॉल किया तो उसे जो जवाब मिला वो ये था कि युवा जोड़ा एलिसिया और उसका पति एक मेकअप हनीमून पर गए थे। थॉर्न गुस्से से लगभग बेहोशी हो गया। एक बार जब वो देश लौट आएगा तो उसे पहले लेंडर से निपटना होगा, ये सोचकर कि उसने इस गंदे देहाती को खुद को हराने दिया। एक बार फिर कंपनी पहुंचकर मैंने अपना सबक सीख लिया था। एपेक्स ग्रुप के सामने प्लाजा को पार करने से वास्तव में उस पागल महिला द्वारा टक्कर मारकर आपकी हत्या की जा सकती थी। एलिसिया के साथ 3 साल रहने ने मुझे अमीर और गरीब के बीच का अंतर सिखाया, और इसने मुझे सुंदर महिलाओं के प्रति कुछ प्रतिरोध भी दिया। बाहर की ग्लैमरस लड़कियां घर पर एलिसिया जैसी ही होने की बहुत संभावना थी। जैसा कि एलिसिया ने एक बार कहा था, अकेले रहने वाली 90% एकल महिलाएं काफी हद तक वैसी ही होती हैं। उस वाक्य ने मेरे दिमाग में सभी सुंदर भ्रमों को तोड़ दिया। एपेक्स के दरवाजों के अंदर सुरक्षित रूप से पहुंचते ही कंपनी के कर्मचारी पहले ही काम पर लग चुके थे। अब फिर से सूट पहने हुए मैं काफी शार्प लग रहा था। फ्रंट डेस्क तक चलते हुए मैंने अपनी आईडी निकाली और अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया। हस्ताक्षर करने के बाद फ्रंट डेस्क की युवा लड़की ने एक कैंडी निकाली, उसे अनुबंध पर रखा, अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराई। एपेक्स कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। ये कैंडी कंपनी की ओर से एक स्वागत उपहार है। ये कल की कड़वाहट को भूलने का प्रतीक है। एपेक्स में काम करना मीठा है। छोटी लड़की का गोल मनमोहक चेहरा था। ठीक जब मैं मुस्कुराने और जवाब देने वाला था, तभी पीछे से अचानक एक ठंडी डांटने वाली आवाज आई। क्या तुम सब इतने खाली हो? क्या सारा काम हो गया है? अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो जाओ कंपनी के 20 चक्कर लगाओ। सब के सब तोंद वाले भ्रष्ट अधिकारियों की तरह खड़े मत रहो। ये कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाता है। मैं मुड़ा और फ्रंट डेस्क के सहारे झुक गया। डांटती हुई कैलिस्टा को देख रहा था। हल्का पीला टाइट मिनी स्कर्ट, 8 सेंटीमीटर हाई हील्स, बरगंडी लंबे बाल। चाहे आप उसे कैसे भी देखें, ये लड़की कंपनी की जनरल मैनेजर जैसी नहीं लगती थी। वो किसी की रखी हुई रखैल जैसी ज्यादा लग रही थी। धीरे धीरे मेरे मुंह के कोनों पर मौजूद मुस्कान फीकी पड़ गई। कैलिस्टा पहले ही मेरे सामने आ चुकी थी। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा, ये लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी, बहुत लोमड़ी जैसी थी और विनाशकारी रूप से भव्य थी। कितनी अफसोस की बात है कि ऐसी लोमड़ी जैसी सुंदरी का ऐसा मुंह था जो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो जाओ टॉयलेट साफ करो। यहां खड़े होकर आंखों को मत चुभो। फ्रंट डेस्क पर खड़े होने से तुम्हें एक अतिरिक्त पैसा नहीं मिलेगा। इस महिला का पक्का मासिक धर्म पीरियड चल रहा होगा। इस दर्शन को मानते हुए कि एक अच्छा आदमी किसी महिला से नहीं लड़ता और वैसे भी नहीं जीतता, मैं जाने के लिए मुड़ा। लेकिन मैंने अभी एक ही कदम उठाया था कि कैलिस्टा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरे हाथ से अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, उस पर एक नजर डाली और फिर फ्रंट डेस्क की लड़की पर तूफानी लेक्चर शुरू कर दिया। छोटी लड़की को कोई अंदाजा नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। अपना सिर नीचे रखे हुए, आंखें लाल, पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रही थी। प्लानिंग डिपार्टमेंट? किसने कहा कि लेंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट, व्यापक विभाग, कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट। लेंडर, तुम जाओ कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करो। अनुबंध तुम्हें जल्द ही भेज दिया जाएगा। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं आज बहुत खराब मूड में हूं। कैलिस्टा का खराब मूड शायद 1% मेरी वजह से था, बाकी 99% उस जमीन के कारण था जिसे सरकार बोली लगाने के लिए रख रही थी। जो कोई भी उस जमीन का टुकड़ा लेता वो पैसे खो देता। कैलिस्टा को सबसे ज्यादा डर घाटे में काम करने का था। मैंने एक गहरी सांस ली। प्रेसिडेंट कैलिस्टा, मैंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए आवेदन किया था। अब मुझे कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में भेजना। कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट की सैलरी प्लानिंग डिपार्टमेंट की तुलना में 1000 ज्यादा है। बोनस वही रहता है। समझ गया प्रेसिडेंट कैलिस्टा। ओह, और आप खुद को उजागर करने वाली हैं। मैंने सेफ्टी शॉर्ट्स पहने हुए हैं। दफा हो जाओ। मैं मूल रूप से इस महिला को एक पल के लिए शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी भयंकर होगी। मेरे जाने के बाद कैलिस्टा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ लग रहा था। अपनी भड़ास निकालने के बाद उसने बहुत बेहतर महसूस किया। फ्रंट डेस्क पर खटखटाते हुए उसने ठंडेपन से कहा, रोना बंद करो। रोने का क्या फायदा? अगर रोने से काम चलता तो मैं 1 महीने तक रोती। फाइनेंस में जाओ और 200 का बोनस लो।
तुम्हारी 2 घंटे की छुट्टी है, इससे अपने काम में देरी मत होने देना। छोटी लड़की अपने आंसुओं के बीच मुस्कुरा पड़ी। यही कारण था कि कैलिस्टा कर्मचारियों के नफरत किए बिना कंपनी में नखरे कर सकती थी। जब कोई गलती करता तो वो उन्हें बेरहमी से डांटती, लेकिन उन्हें डांटने के बाद वो उन्हें वापस मनाने का एक तरीका ढूंढ लेती थी। प्रेसिडेंट कैलिस्टा का कंपनी का मूल्यांकन तीखी जीभ, नरम दिल था। 20 के दशक में एक लड़की भारी दबाव में एक कंपनी का प्रबंधन कर रही थी। ये एक चमत्कार था कि वो अभी तक ढही नहीं थी और वो अभी भी उनके लिए लाभों के लिए लड़ने के बारे में सोचती थी। कैलिस्टा ने एलिवेटर में जाते हुए आह भरी। उसे क्या करना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैनेजर 35 या 36 साल की एक बड़ी बहन थी। उसका उपनाम सरनेम यांग था और उसका व्यक्तित्व बहुत सौम्य था। लगभग 12 या 13 कर्मचारी थे, जिनमें से ज्यादातर मेरी उम्र के थे। डिप्टी मैनेजर थोड़ा बड़ा था, लगभग 40 का, जो एक बहुत ही चिकना चुपड़ा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। मैंने पूरी सुबह कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट के माहौल को देखने में बिताई। ये बेकार था, बहुत बेकार। लगभग कोई भी व्यस्त नहीं था। कभी कभार कोई कुछ दस्तावेज प्रिंट करता और उन्हें अन्य विभागों में भेज देता, और फिर करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ लोग फिल्में देखते तो कुछ गेम खेलते, लेकिन इससे मुझे सहज या सुकून महसूस नहीं हुआ। अभी मुझे इन चीज़ों का आनंद लेने का अधिकार नहीं था। मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहता था। केवल प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही मुझे अवसर मिल सकते थे। प्लानिंग डिपार्टमेंट एक युद्ध के मैदान की तरह था, जबकि ये जगह एक वृद्धाश्रम की तरह महसूस होती थी। हमने दोपहर तक इंतजार किया और वे लंच करने जाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। मैं उठा और मेरे बगल वाले सहकर्मी से धीरे से पूछा कि यहाँ लंच कैसे किया जाता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो साथ चलते हैं। वैसे भी मैं सच में अकेले नहीं जाना चाहता था। इस सहकर्मी से बात करना बहुत आसान लग रहा था। युवक का नाम रोनन था, जो मुझसे कुछ महीने छोटा था और कंपनी में उसे सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। उसे यह भी नहीं पता था कि कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट को वास्तव में क्या करना चाहिए। हर दिन कुछ दस्तावेज प्रिंट करना काम में गिना जाता था, लेकिन मैनेजर सेरेफिन हर दिन व्यस्त रहती थी। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वो किस चीज में व्यस्त थी। कैफेटेरिया में हम एचआर मैनेजर क्लेयर से टकरा गए और अभिवादन का आदान प्रदान किया। एपेक्स में खाना अच्छा था। मैंने एक कटोरी चावल का ऑर्डर दिया और रोनन को बीफ नूडल सूप का एक कटोरा मिला। जैसे ही हम दोनों खाना शुरू करने वाले थे, मैनेजर क्लेयर जूस की 2 बोतलें पकड़े हुए आईं। जूस को मेरे सामने रखते हुए मैनेजर क्लेयर थोड़ी शर्मिंदा दिखी और उन्होंने पूछा, लेंडर, वास्तव में प्रेसिडेंट कैलिस्टा बहुत अच्छी इंसान है। मैंने सुना है कि तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और मुझे इसके बारे में काफी बुरा लग रहा है। मैंने तुम्हें जो अनुबंध दिया था वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए था, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट भी अच्छा है। कंपनी में शामिल होने के बाद इसे प्रेसिडेंट कैलिस्टा द्वारा स्थापित किया गया था। जब कोई काम नहीं होता तो ये बहुत आरामदेह होता है, लेकिन एक बार जब ये व्यस्त हो जाता है तो ये नॉन स्टॉप होता है। ये एक छोटी सी बात है। अगर तुम वहां नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हें कुछ दिनों में प्लानिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये सबसे अच्छा होगा अगर मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में जा सकूं। अगर नहीं तो मैं इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में जाना एक आदेश था जो प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने व्यक्तिगत रूप से आज सुबह दिया था। मैं मना नहीं कर सकता, है ना? मैं बस कड़ी मेहनत करने और अधिक जानने के लिए अपनी युवावस्था का लाभ उठाना चाहता हूँ। अगर ये संभव है तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा, मैनेजर क्लेयर। मैनेजर क्लेयर मुस्कुराई और उन्होंने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, ये भी मेरा काम है। तुम पहले खा लो, मुझे अभी भी कुछ काम है। दोपहर के बीच में उसे क्या काम हो सकता है? मैंने मुस्कुराया, सिर हिलाया और मैनेजर क्लेयर को विदा करने के लिए खड़ा हो गया। जब मैं वापस बैठा तो रोनन ने टेबल पर रखी जूस की 2 बोतलों को देखा और धीरे से कहा, भाई लेंडर, आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में होना पसंद नहीं है? यहाँ दिन इत्मीनान से बीतते हैं और सैलरी अन्य विभागों की तुलना में अधिक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्यों जाएं और खुद को थकाएं? अगर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा मान लें कि मैंने नहीं पूछा। वैसे भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट कैलिस्टा के साथ आपकी क्या गलतफहमी है। जब आप पहली बार कंपनी में आए थे तो आप लगभग उनसे टकरा ही गए थे, है ना? और आपकी एक बड़ी बहस हुई थी। जब मेरे शब्द समाप्त हुए तो रोनन के चेहरे के भाव बदल गए। वो थोड़ा आगे झुका और फुसफुसाया, कुछ दिन पहले एलिवेटर के पास किसी का प्रेसिडेंट कैलिस्टा के साथ झगड़ा हो गया था। मैंने सुना है कि उन्होंने प्रेसिडेंट कैलिस्टा के बाल भी खींचे थे। भाई लेंडर, क्या वो आप हो सकते हैं? अगर तुम उस बारे में बात कर रहे हो जो शुक्रवार को हुआ था तो वो शायद मैं ही था। हाँ, गपशप करना बंद करो, अपना खाना खाओ। भाई लेंडर, आप एक सच्चे नायक हीरो हैं। ये वाक्य जोड़ने के बाद रोनन ने अपना सिर नीचे किया और अपने नूडल्स खाए।
उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि उसे फंसाए जाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं ये नहीं बता सकता था कि वो सिर्फ लापरवाह था या केवल आसान स्वभाव का था, लेकिन मैं अब और नहीं हंस सका। मैंने अचानक सोचा, क्या एचआर मैनेजर क्लेयर अभी अभी प्रेसिडेंट कैलिस्टा की ओर से जानकारी निकालने आई थी? अगर ऐसा है तो मैं परेशानी में था। कैलिस्टा मुझे कभी भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाने देगी। कितना निराशाजनक है। वास्तव में मेरा अनुमान एकदम सही था। कैफेटेरिया छोड़ने के बाद मैनेजर क्लेयर 14वीं मंजिल पर जनरल मैनेजर के कार्यालय तक दौड़ते हुए गईं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धकेलकर खोला। इससे पहले कि वो दूसरा शब्द बोल पाती, एक फाइल फोल्डर फेंका गया जो मैनेजर क्लेयर की पतली कमर के ठीक पास से गुजरा, जिससे वो डर कर स्थिर खड़ी रह गई, हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। कैलिस्टा की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और डांटा। प्लानिंग डिपार्टमेंट बेकार कचरे का झुंड पाल रहा है। ये वो प्रस्ताव है जो वे मुझे देते हैं? उन्हें लगता है कि बाकी सब बेवकूफ हैं। जब तक ये प्रोजेक्ट आंतरिक रूप से हमें सौंपा गया है, विजनरी बोली बिडिंग के दौरान हमें फंसा देगा। कुछ लानती लो एंड रिहायशी इमारतें बनाना, एक पैदल चलने वाली सड़क, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। हवाई जहाजों को उड़ान भरते देखने के लिए पैदल सड़क पर कौन जाता है? मैनेजर क्लेयर ने फर्श से दस्तावेज उठाए और उन्हें डेस्क पर वापस रख दिया। फिर 5 या 6 कदम पीछे हटी, दूर खड़ी रही। कैलिस्टा ने आह भरी और फोन किया। अगर उसने न किया होता तो बेहतर होता। नतीजा जानने के बाद वो और भी तबाह महसूस करने लगी। विजनरी के वाइस प्रेसिडेंट ने मामले को सुलझाने के लिए पारिवारिक संपर्कों का इस्तेमाल किया था। अगर विजनरी बलि का बकरा नहीं बनने वाली थी तो एपेक्स की बारी होगी। शहर में केवल ये 2 प्रमुख रियल एस्टेट समूह थे। सरकार निश्चित रूप से उन छोटी कंपनियों के पास नहीं जाएगी और छोटी कंपनियां भी इस गर्म आलू गंभीर मुद्दे को छूने की हिम्मत नहीं करेंगी। कैलिस्टा ने अपने शरीर से सारी ताकत निकाल दी, अपनी ठुड्डी डेस्क पर रखी, मैनेजर क्लेयर को दयनीय रूप से देखा। सिस्टर क्लेयर, मुझे क्या करना चाहिए? अब हम बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एपेक्स इस गर्म आलू को ले ले। हम निश्चित रूप से इस सौदे में पैसे खोने जा रहे हैं। भूल जाओ, तुमसे पूछना बेकार है। मैनेजर क्लेयर अजीब तरह से मुस्कुराई, अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, प्रेसिडेंट कैलिस्टा, प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग मेरी खूबी नहीं है। आपको वाइस प्रेसिडेंट कॉन्ग से पूछना चाहिए। वो खुजली में है कि मैं जल्द से जल्द पद छोड़ दूं। वैसे उस लेंडर के बारे में जिसे आपने मुझे चेक करने के लिए कहा था, मैंने उसे कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में डाल दिया है और मुझे अभी भी इसके बारे में थोड़ा दोषी महसूस हो रहा है। कैलिस्टा में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। बात करते समय उसकी आवाज कमजोर थी। मैनेजर क्लेयर पहले से मेरी उपस्थिति को याद करते हुए धीरे से बोली, मैंने उसकी पृष्ठभूमि को देखा। उसकी शैक्षणिक योग्यताएं नकली हैं। वो चुपके से विजनरी ग्रुप में घुस गया। 1 साल से भी कम समय में उसने विजनरी के प्लानिंग डिपार्टमेंट में काफी नाम कमाया। बाद में ऐसा लगता है कि उसने विशेष रूप से किसी के लिए एक निजी सलाहकार, प्राइवेट कंसल्टेंट के रूप में काम किया। वो अभी भी प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, लेकिन बहुत तीव्रता से नहीं। उसमें एक परिपक्वता, मैच्योरिटी है जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, मैं अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट में आग लगाना चाहती हूँ। क्या उसे प्लानिंग आती है? इंटरव्यू के दौरान वो थोड़ा समझदार लग रहा था। समझ गई, जाओ अपना काम करो। क्लेमेंटाइन को बताओ कि प्लानिंग डिपार्टमेंट को एक और प्रस्ताव लेकर आने के लिए सूचित करे और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को मुझे जल्द ही जवाब देने के लिए कहो। अगर वे कोई जवाब नहीं दे सकते तो कोई घर नहीं जा रहा है। उनके लिए रात का खाना तैयार करना याद रखना। मैनेजर क्लेयर ने सहमति में सिर हिलाया। तेज छोटे कदमों के साथ जनरल मैनेजर के कार्यालय से बाहर निकल गईं। दोपहर के खाने के बाद ठीक जब मैं थोड़ी देर आराम करने की तैयारी कर रहा था, मुझे एक स्पष्ट आवाज ने जगाया। मैंने ऊपर देखा तो एक छोटी, बिना किसी हाव भाव वाली डेड पैन लोली प्रोफेशनल कपड़े पहने कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में कूदते हुए आ रही थी। वो यहाँ हर किसी से बहुत परिचित लग रही थी। गेम खेलने वाले लोगों ने अपने गेम बंद कर दिए और महिला सहकर्मियों ने स्नैक्स निकाल लिए। दुर्भाग्य से डेड पैन लोली ज्यादा देर तक अपना जलवा नहीं दिखा पाई कि मैनेजर सेरेफिन की एक सूखी खांसी ने उसे डर कर व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। उसने कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट मैनेजर सेरेफिन की बाह को गले लगाया और स्नेह से पुकारा, दीदी। इस छोटी बहन के मामले में सेरेफिन भी कुछ असहाय थी। उसने कमजोरी से कहा, तुम प्रेसिडेंट कैलिस्टा के साथ रहने के बजाय चुपके से यहां क्यों आ रही हो? सावधान रहो, प्रेसिडेंट कैलिस्टा तुमसे निपट लेंगी। क्लेमेंटाइन ने अपनी नाक सिकोड़ी और पलटकर जवाब दिया, मैं छुप नहीं रही हूं। प्रेसिडेंट कैलिस्टा मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मुझे तो उन कष्टप्रद मक्खियों को रोकने में भी उनकी मदद करनी पड़ती है। दीदी, लेंडर कौन है? प्रेसिडेंट कैलिस्टा चाहती हैं कि मैं उसे ढूंढूं। यह सुनकर सभी की निगाहें मुझ पर टिक गईं। मेरी आंख का कोना फड़कने लगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस महिला का बदला इतनी जल्दी आ जाएगा। रोनन मेरे बगल में डेस्क पर लेटा था, फुसफुसा रहा था, भाई लेंडर, आपको अभी भी जीवित देखकर खुशी हुई।
मैं देख रहा हूं कि आपकी जेब में सिगरेट का एक अच्छा पैकेट है। मैं मुस्कुराया और सभी को सिगरेट ऑफर करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रोनन ने सीधे मेरे हाथ में एक सिगरेट थमा दी, हंसते हुए अपने पेट को पकड़ लिया। भाई, आपको अपना असली रंग दिखाने दे रहा हूं। जब हम बात कर रहे थे, डेड पैन लोली क्लेमेंटाइन मेरे पास आई, मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख रही थी। फिर वो सेरेफिन को देखने के लिए मुड़ी, मुस्कान के साथ अपनी आंखें सिकोड़ ली। तो वो लेंडर है? वो वास्तव में काफी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेसिडेंट कैलिस्टा के साथ शारीरिक हाथापाई के बाद भी उसे काम पर रख लिया गया। लेंडर, तुम्हारी सिस्टर क्लेमेंटाइन तुम्हें सबसे मजबूत घोषित करने को तैयार है। जाओ जाओ, 14वीं मंजिल पर सबसे अंदर वाला कार्यालय प्रेसिडेंट कैलिस्टा का है। मैंने इस छोटी लोली को देखा, मुस्कुराते हुए भौहें सिकोड़ी। क्या तुम नहीं जा रही हो? क्लेमेंटाइन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराई। सिस्टर क्लेमेंटाइन केवल तब हाथ बंटाएगी जब तुम संकट में होगे। अब जबकि तुम संकट में हो। लेकिन मुझे भूख लगी है, तो भूखी ही रहो। मैं खड़ा हुआ, क्लेमेंटाइन को नजरअंदाज किया जो मुझसे जबरन वसूली एक्सटॉर्शन करने आई थी, और सेरेफिन की ओर देखकर मुस्कुराया। मैं अभी वापस आऊंगा। मैनेजर सेरेफिन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन जब वो अपनी ही बहन को देखने के लिए मुड़ी तो मुस्कान गायब हो गई। उसने क्लेमेंटाइन को कान से पकड़ा और उसे अपने कार्यालय में खींच ले गई। प्रेसिडेंट कैलिस्टा के कार्यालय के रास्ते में मैंने एक सिगरेट पी। मुझे नहीं पता था कि कैलिस्टा किस तरह का नखरा दिखा रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे सहना पड़ा। एपेक्स मेरा एकमात्र मौका था। मैंने जनरल मैनेजर के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कैलिस्टा की आवाज सुनने के बाद मैंने दरवाजा धकेल कर खोला और अंदर चला गया। धीरे से पूछा, प्रेसिडेंट कैलिस्टा, आप मुझे ढूंढ रही थी? इस समय कैलिस्टा अभी भी अपनी डेस्क पर पसरी हुई थी। उसने कमजोरी से अपनी आंखें घुमाईं और धीमी आवाज में बोली, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही होती तो क्या कोई और तुम्हें मेरे कार्यालय में आने देता? मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। तुमने मेरे साथ हाथापाई की और मेरे बाल खींचे। मैं तुम्हें प्रताड़ित करने जा रही हूं। अगर तुम इसे नहीं सह सकते तो दफा हो जाओ। मैं तुम्हें 3 गुना वेतन दूंगी। अगर तुम इसे स्वीकार कर सकते हो तो कार्यालय साफ करो। ये कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट के कर्तव्यों में से एक है। समझ गया प्रेसिडेंट कैलिस्टा। मैं जाकर पोछा और कपड़ा, मॉप एंड रैग तैयार करूंगा। मैंने इसे बहुत शांति से स्वीकार कर लिया, जिससे कैलिस्टा को लगा कि वो मुझे समझ नहीं पा रही है। उसने असहाय होकर देखा जब मैंने फर्श पर पोछा लगाया और कॉफी टेबल पर फलों के छिलके साफ किए। कुछ देर देखने के बाद कैलिस्टा ऊब गई और उसने जमीन के प्लॉट के संबंध में विभिन्न विभागों के दस्तावेजों को देखा। उसने जितना अधिक पढ़ा, उसे उतना ही अधिक गुस्सा आया। उसे एहसास हुआ कि वो सूअरों का एक झुंड पाल रही है। एक शॉपिंग मॉल बनाना? क्या वे पुराने डिपार्टमेंट स्टोर्स को पछाड़ सकते हैं? क्या वे अंधे थे या बहरे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि एपेक्स डिपार्टमेंट स्टोर शहर के ठीक बीच में था और किसी ने बाजार बनाने का सुझाव दिया? सड़क के ठीक उस पार एक छोटी कमोडिटी सिटी थी। ये पूरी तरह से पढ़ने लायक नहीं था। किसी ने हाइपरमार्केट का सुझाव भी दिया। बिल्कुल बेवकूफी। एक चुभने वाली चीख ने मुझे डराकर कंपा दिया। फिर मैंने देखा कि इस लड़की ने अपनी डेस्क के सारे दस्तावेज फर्श पर फेंक दिए, साथ ही हाई हील्स की एक जोड़ी जो उसने पहन रखी थी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपना सिर नीचे किया और सफाई करना जारी रखा। सतह पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन अपने दिल में मैं पहले से ही खुद पर शक करने लगा था। क्या मेरी किस्मत में इस जीवन में एक घर पर रहने वाला स्टे एट होम पति बनना लिखा था? शादी के 3 साल मैंने ये 3 साल तक किया। मैंने सोचा था कि मैं तलाक के बाद आज़ाद हो गया हूं, लेकिन एलिसिया वापस आ गई। मैंने सोचा था कि काम पर जाने से मुझे कुछ असली व्यापार करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां मैं अभी भी साफ सफाई कर रहा था और एक महिला की सेवा कर रहा था। मुझे दृढ़ता से विश्वास था कि मेरे पिछले जीवन में मैंने निश्चित रूप से कई महिलाओं को नाराज किया होगा। दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और उन्हें वापस डेस्क पर रखने के बाद कैलिस्टा ने उन्हें फिर से नीचे गिरा दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और उन्हें फिर से उठाया। परिणामस्वरूप कैलिस्टा ने उन्हें एक बार फिर नीचे गिरा दिया। ये देखकर कैलिस्टा आग बबूला हो गई। मुझे अब कोई परवाह नहीं थी। मैंने कैलिस्टा के जूतों की जोड़ी के साथ सभी दस्तावेजों को कूड़ेदान ट्रैश कैन में फेंक दिया। अंत में मैंने फर्श पर पोछा लगाना शुरू कर दिया। लेंडर, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बीमारी है? तुमने मेरे जूते फेंक दिए। मुझे घर ले चलो, मैं आपको नहीं ले जा सकता। और कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर को घर ले जाने का कोई कर्तव्य नहीं है। तुम बेकार कचरे के झुंड को बचा रहे हो। बेकार कचरे में मैं शामिल नहीं हूं। लेंडर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी? प्रेसिडेंट कैलिस्टा, मुझे लगा था कि मुझे हाउसकीपिंग के लिए काम पर रखा गया है। एक मिट्टी के पुतले का भी थोड़ा स्वभाव गुस्सा होता है। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही सुंदर महिलाओं के लिए एक पूर्ण प्रतिरक्षा इम्यूनिटी थी, जिसका पूरा श्रेय मिस एलिसिया को जाता है। कैलिस्टा इतनी गुस्से में थी कि वो भारी सांस ले रही थी।
फोन पर उसका हाथ एचआर डिपार्टमेंट को डायल करने से सिर्फ एक अंक दूर था। उसकी पूरी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। दुर्भाग्य से मेरी पीठ उसकी ओर थी, इसलिए मैं ये शानदार दृश्य नहीं देख सका। अगर मैंने इसे देखा होता तो मुझे एलिसिया के लिए दुख होता। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कार्यालय की सफाई में आधा घंटा लग गया। जैसे ही मैं कचरा बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था, मैंने पूछा, प्रेसिडेंट कैलिस्टा, क्या इन प्लानिंग प्रस्तावों को फेंक दिया जाना है? क्या मुझे अब कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में लौट जाना चाहिए? जहां चाहो जाओ, बस तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है, कैलिस्टा ने चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया। ठीक जब मैं कार्यालय से बाहर निकल रहा था, कैलिस्टा ने जोर से कोसना शुरू कर दिया। लेंडर, कमीने, मेरे जूते वापस लाओ! मैं थोड़ा रुका। पेपर बास्केट में पड़े जूतों को देखकर थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। मैं जूतों के बारे में भूल गया था। पेपर बास्केट को वापस कार्यालय में ले जाते हुए मैंने जूतों की जोड़ी निकाली और अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। ओह, प्रेसिडेंट कैलिस्टा, मैं इन्हें आपके लिए यहां रख दूंगा। कैलिस्टा खड़ी हुई और फर्श की टाइलों पर नंगे पैर चली। ये देखकर मैंने भौहें सिकोड़ी, लेकिन परेशानी को आमंत्रित करने से बचने के लिए कुछ नहीं कहा। कैलिस्टा मेरे पास से गुजरी, जूते छीने उन्हें एक तरफ फेंक दिया और मेरी ओर देखा। कैलिस्टा के पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। उसकी लोमड़ी जैसी आंखें शिकायत और अनिच्छा से भरी थीं। लेंडर, मेरी मदद करो। मैं थोड़ा जम गया। अपने हाथ में पेपर बास्केट को नीचे देखा। मुझे इसका अंदाजा हो गया था। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने धीरे से पूछा, आखिरी रास्ता? कैलिस्टा ने बहुत ईमानदारी से सिर हिलाया। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने अपने सभी विचारों को समाप्त कर दिया है और मैं कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट के लोगों पर भरोसा नहीं करती। अगर हम विफल रहे तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बहुत महंगा हूं। मांस फ्लेश का मुआवजा? मेरी आंखों में तुम नकद कैश जितनी मूल्यवान नहीं हो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाने का कारण भी यही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तुम मुझे कितना दे सकती हो? मैंने एचआर की मैनेजर क्लेयर से सुना है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए तुमने एपेक्स में इंटरव्यू दिया था वो प्लानिंग डिपार्टमेंट था। तुम प्लानिंग समझते हो, है ना? अगर तुम गारंटी दे सको कि तुम्हारे प्रस्ताव से पैसे का नुकसान नहीं होगा और ये कार्यकारी बैठक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पास हो जाएगा, तो मैं तुम्हें 2,200,000 का भुगतान करूंगी। मुझे समय दो, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। पर्याप्त समय नहीं है, मेरे पास केवल 2 दिन है। 2 गुना भुगतान, डील सौदा पक्का। हम में से कोई हार नहीं रहा था। कैलिस्टा बेवकूफ नहीं थी। अगर प्लानिंग प्रस्ताव विफल रहा तो मुझे एक पैसा नहीं मिलेगा और वो मेरी वास्तविक क्षमताओं को देख चुकी होगी। भले ही मैंने अभी कुछ नहीं किया और कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में वापस चला गया, मैं बस 2 दिन गेम खेलूंगा। महिलाएं स्वाभाविक रूप से अभिनेत्री होती हैं, खासकर तब जब वे पीड़ित होने का नाटक करती हैं। मेरे लिए भी ये कोई नुकसान नहीं था। अपनी क्षमताओं का उपयोग करके पैसा कमाना, एपेक्स में आने की मेरी यही योजना थी। केवल इसी जगह मुझे समस्याओं को खोजने और फिर उन्हें हल करने का अवसर मिल सकता था। मैं चला गया, पेपर बास्केट और कैलिस्टा को पीछे छोड़ दिया। अभी मुझे केवल पैसे चाहिए थे। मैं अच्छे खासे आधे घंटे के लिए गया था। कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट के लोगों ने पहले ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि अचानक घुसने वाला ये आदमी कौन था। कुछ ने क्लेमेंटाइन से विवरण मांगा, जबकि अन्य ने अपने दिलों में उसे बदनाम किया, ये सोचकर कि कैलिस्टा का वसंत जैसा दिल मचल गया होगा, इस चिकने दिखने वाले सुंदर लड़के को पसंद कर लिया होगा। मानव हृदय कितने भिन्न हो सकते हैं। बेशक उन्होंने केवल इन चीजों को सोचने की हिम्मत की। आमतौर पर अंगूर जो आप नहीं पहुंच सकते वे खट्टे होते हैं, खासकर जब से कैलिस्टा अक्सर बहुत मोहक कपड़े पहनती थी। जन्म के समय लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, ऐसा कहाँ होता है। गंदे दिमाग जन्मजात होते हैं। सेराफिन ने भी क्लेमेंटाइन से उत्सुकता से इस लेंडर के बारे में पूछा। ऐसा कैसे हो गया कि काम के पहले ही दिन उसे प्रेसिडेंट कैलिस्टा द्वारा कार्यालय में बुलाया गया? और इस व्यक्ति ने अपनी ऑनबोर्डिंग कागजी कार्रवाई पूरी करने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। गपशप करना एक महिला का स्वभाव है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्लेमेंटाइन, मुख्य गपशप करने वाली, यहीं थी। उसने पहले ही मेरी पूरी तरह से जांच कर ली थी। छुप छुप कर चारों ओर देखते हुए उसने अपनी आवाज कम की और फुसफुसाते हुए बोली, दीदी, ये लेंडर उतना ईमानदार नहीं है जितना दिखता है। मैंने सुना है कि पिछले शुक्रवार को उसके इंटरव्यू के दिन उसकी प्रेसिडेंट कैलिस्टा के साथ हाथापाई हुई थी। उन्होंने जमकर लड़ाई की। प्रेसिडेंट कैलिस्टा के साथ शारीरिक हाथापाई हुई। सेराफिन की आंख का कोना थोड़ा फड़का। यह घटना कंपनी में कोई रहस्य नहीं थी। शुक्रवार को लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि किसने कंपनी की यक्षिणी लेडी, यक्ष लेडी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। उसके दिमाग में जो छवि दिखाई दी, उसने सेराफिन को अपना माथा रगड़ने पर मजबूर कर दिया।
ऐसा लग रहा था कि इस शांतिपूर्ण और शांत कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट ने किसी ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया था जो बहुत शांत नहीं था। जब बहनें गपशप कर रही थीं, अंदरूनी कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैनेजर सेराफिन, प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने अपनी सेक्रेटरी को वापस आकर रिपोर्ट करने के लिए जल्दी करने को कहा है। उसके पास काम है। मैं लौट आया था। क्लेमेंटाइन ने अब कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट में काम चोरी करने की हिम्मत नहीं की। वो उठी और दौड़ते हुए बाहर गई। जाने से पहले डिपार्टमेंट से कुछ स्नैक्स लेना नहीं भूली। छोटी लड़की लंबी नहीं थी, लेकिन खाना लेने के लिए उसकी ताकत कम नहीं थी। इससे मुझे सोफे पर स्नैक्स को गले लगाए हुए एलिसिया की याद आ गई। मुझे जो सबसे मुश्किल लगता था वो लोगों का बिस्तर या सोफे पर सिकुड़ कर स्नैक्स खाना था, जो हर जगह गंदगी फैलाता था। अपनी कुर्सी पर बैठकर मैं शून्य में घूरने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं कैलिस्टा से सामग्री मांगना भूल गया था। क्या मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा? कैलिस्टा के मुंह को याद करके मैं सिहर उठा। बाद में करना ही बेहतर है। जब वो खाली हो जाएगी तो मैं क्लेमेंटाइन से इसके बारे में पूछ लूंगा। अगर बात बिगड़ गई तो मैं सौम्य मैनेजर सेराफिन से पूछ सकता हूं। जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था, रोनन अपनी कुर्सी खींचकर मेरे बगल में आ गया। धीरे से हंसते हुए बोला, भाई लैंडर, क्या सफर सुरक्षित रहा? क्या प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने शुक्रवार को जो हुआ उसका बदला लिया? मैंने हाथ बढ़ाया, रोनन के सिर को नीचे दबाते हुए हंसा और उसे कोसते हुए कहा, तुम एक औरत से ज्यादा गपशप क्यों कर रहे हो? तुमने सच में सही अनुमान लगाया। प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने मुझसे बदला लिया। मुझसे उनका कार्यालय साफ करवाया और फिर मुझ पर काम का ढेर लगा दिया। अगर मुझे पता होता कि वो बॉस है तो मैं उन पर हाथ नहीं उठाता, है ना? अरे छोड़ो भाई लैंडर, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम्हें कोई बढ़िया सौदा मिल गया हो और फिर भी तुम शिकायत कर रहे हो। भले ही प्रेसिडेंट कैलिस्टा का स्वभाव थोड़ा विस्फोटक है, वो एक प्रमाणित देवी है। बहुत से लोग बस उन्हें कुछ और बार देखने के लिए डांट खाना पसंद करेंगे। अगली बार अगर तुम चाहो तो तुम अंदर जाना। रोनन का चेहरा नीचता से भरा था, जबकि मेरी आंखें चमक उठीं उसे गंभीरता से देखते हुए। तुमने कहा था इसे वापस नहीं लेना। मैंने सुना है प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने आज मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहनी हुई हैं। तुम्हें इस तरह की फैटिश शौक है? मैं कोड़े खाने को तैयार हूं। रोनन के नीच लुक ने मुझे बहुत असहाय महसूस कराया। उसी क्षण हमारे सामने बैठी एक लड़की ने परवर्ट विकृत बड़बड़ाया, जिसके कारण रोनन ने मुझे छोड़ दिया और उस लड़की के साथ परवर्ट बनाम सच्चा प्यार पर बहस करने चला गया। रोनन का व्यक्तित्व वास्तव में मुझे काफी सहज महसूस कराता था। थके बिना दोस्त बनाना काफी अच्छा था। मेरे पास लोगों के खिलाफ साजिश रचने की ऊर्जा भी नहीं थी। उसी क्षण दरवाजे से जल्दबाजी में कदमों की गड़गड़ाहट आई। क्लेमेंटाइन अपनी बाहों में 20 से अधिक फाइल फोल्डर पकड़े हुए लौट आई थी। क्लेमेंटाइन का पक्ष जीतने का मौका देखकर कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट के जानवर जल्दी से मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें एक एक करके लात मारकर दूर कर दिया गया। मैं सिर्फ एक बच्ची हूं, तुम लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। जैसे ही उसने बात की, दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर पकड़े हुए वो मेरे पास आई और हंफ के साथ उन्हें मेरी डेस्क पर पटक दिया। मैं पीछे झुका, अपने सामने रखी फाइलों को देखा। मेरे मुंह का कोना थोड़ा फड़का। क्लेमेंटाइन ने अपनी जेब से रेड बुल का एक कैन निकाला और उसे भी डेस्क पर पटक दिया। हाँफते हुए बोली, प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने कहा, यह सारी सामग्री तुम्हें देने के लिए। और उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे लिए कॉफी लाने को। मैं गरीब हूं, इसलिए मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट गई और तुम्हारे लिए एक ड्रिंक चुरा लाई। प्रेसिडेंट कैलिस्टा को मत बताना। डेडपैन लोली को धमकी भरे अंदाज में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए देखकर मैं मुस्कुराया और रेड बुल वापस उसकी ओर उछाल दिया। सेक्रेटरी क्लेमेंटाइन, आपने कड़ी मेहनत की है, इसे अपना इनाम समझें। क्लेमेंटाइन ने बिना किसी शिष्टाचार के रेड बुल अपनी जेब में रख लिया। तभी उसने मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए छोटी सेक्रेटरी शब्द को समझा और वो तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गई। अपनी छोटी छाती को बाहर निकालते हुए वो चिल्लाई, मैं कहां से छोटी हूं? मैंने अपनी ठुड्डी चुटकी। दिखावा करते हुए क्लेमेंटाइन को गहरे विचार में देखा। अभी भी छोटी हो? दीदी, लेंडर मुझे बुरी परेशान कर रहा है। क्लेमेंटाइन एक सेकंड में चरित्र कैरेक्टर में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे आंसू गिरने ही वाले हैं। इस बार मैं घबरा गया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ। माफी मांगना सही नहीं था और माफी न मांगना भी सही नहीं था। उसी क्षण सेराफिन कार्यालय से बाहर चली गई, अपनी बहन के सिर पर थपथपाया और फिर मुझे देखकर मुस्कुराई। वो मेरी सगी छोटी बहन है। वो आमतौर पर काम चोरी करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट आती है और उसे बदमाशी करना पसंद है। लेंडर, इसकी बातों को दिल पर मत लेना। तो वे सगी बहनें थीं। सौम्य मैनेजर सेराफिन को इतनी शरारती छोटी बहन कैसे मिल गई? मैंने अपना सिर खुजलाया। मुड़ने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरे सहकर्मी छुपकर हंस रहे थे। और भी अजीब महसूस करते हुए मैंने अपना सिर खुजलाया और फुसफुसाया, ये अभी भी मेरी गलती है। मुझे क्लेमेंटाइन को चिढ़ाना नहीं चाहिए था। सेराफिन ने अपना सिर हिलाया और सौम्यता से मुस्कुराई।
हम अब से सब सहकर्मी हैं। हम एक दूसरे को लगातार देखते रहेंगे। इतना विनम्र पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने भी अभी मुझे कॉल किया था, ये कहते हुए कि वो गुरुवार तक परिणाम देखना चाहती है। अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम आकर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैनेजर सेरेफिन। अचानक मुझे काम मिलने से कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारी नाखुश हो गए, खासकर तब जब यह काम व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट कैलिस्टा ने सौंपा था। अगर हम कामचोर बनने जा रहे हैं तो चलो सब मिलकर कामचोर बने। अचानक काम करके तुम हम बाकी लोगों को और भी ज्यादा बेकार आलसी दिखाते हो। वो किसी भी डिपार्टमेंट मैनेजर की नजरों में अच्छा नहीं लगता। कोई काम नहीं करना चाहता था और वे मुझे काम करते हुए भी नहीं देखना चाहते थे। नए व्यक्ति को यहाँ के नियमों का पालन करना होता है। अपने पहले ही दिन एक नया मानक स्थापित करने और बॉस की चापलूसी करने की कोशिश। मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। मैं उनसे अलग था। उन्हें जो वेतन मिलता था वो उनके जीवन के लिए पर्याप्त था। हो सकता है उनमें से कुछ को काम करने की आवश्यकता ही ना हो, लेकिन मुझे वास्तव में पैसे की आवश्यकता थी। वर्तमान एलिसिया से बात करना आसान लग रहा था, लेकिन समय के साथ थॉर्न के वापस आने और उसके कान में फुसफुसाने के बाद, मानव हृदय मांस के बने होते हैं, वे डगमगाते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने ये देखने के लिए सबसे बुनियादी सामग्री खोजी कि वास्तव में ये कठिन समस्या क्या थी जिसने संपूर्ण प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रस्तावों को मिटा दिया था। पूरी दोपहर पढ़ने के बाद रोनन ने आवाज दी कि काम से छुट्टी का समय हो गया है। तभी मुझे एहसास हुआ कि शाम के 5 बज चुके हैं। अब पैकअप करने और घर जाने का समय था। जैसे ही मैं घर ले जाने के लिए दस्तावेजों को छांट रहा था, रोनन ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा, धीरे से हंसते हुए। भाई, इतनी मेहनत मत करो। हर कोई एक मेहनती व्यक्ति को देखना नहीं चाहता। मैं एक पल के लिए जम गया। रोनन के शब्दों को तुरंत समझ गया। एक गहरी सांस लेते हुए मैं खुद पर हंसा। रोनन, अगर तुम्हें पता होता कि मुझ पर कितना दबाव है तो शायद तुम मुझे समझ पाते। मेरा किसी को पछाड़ने कंपटीशन करने का कोई इरादा नहीं है। रोनन अभी भी वो निंदक सिनिकल मुस्कान बनाए हुए था। हर किसी की अपनी जिंदगी होती है, लेकिन फिर भी किसी के पास कुछ बचाव होना चाहिए। स्थिति कठिन है। मैंने पूरी दोपहर तुम्हें भौहें सिकोड़े हुए देखा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह देना। भाई, मैं बस विनम्र हो रहा हूं। वो एक अभिनेता एक्टर हो सकता था, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने लंबे समय से कोई दोस्त नहीं बनाया था। हालांकि उनका दोस्ताना व्यवहार दूसरों को अप्रिय लगा, खासकर कुछ पुरुषों को। उनकी नजरों में रोनन बस एक पूंछ हिलाने वाला कुत्ता था। जैसे ही मैं ओवरटाइम काम करने की तैयारी कर रहा था, एलिसिया का फोन आया। मैं भूल गया था कि घर पर एक और मुंह खिलाने का इंतजार कर रहा है। 3 सालों में बनी आदत ने मुझे ओवरटाइम काम करना छोड़ने और घर जाने का विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया। वैसे भी कुछ चीजें घर पर जारी रखी जा सकती थीं। मैंने रोनन से कहा कि हम कल मिलेंगे। बस में भीड़ के बीच मैंने घर की यात्रा शुरू की। रास्ते में मुझे याद आया कि कल जो डिश मैंने बनाई थी उसका कुछ बचा हुआ हिस्सा होना चाहिए। उसे गर्म करके भोजन के रूप में परोसा जा सकता है। लेकिन फिर मैंने इस विचार पर सवाल उठाया, क्या एलिसिया सहमत होगी? हमारा पहले ही तलाक हो चुका था। मुझे उसके विचारों की परवाह क्यों करनी थी? रास्ते भर मेरे अंदरूनी रूप अंतरात्मा में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। अंत में मैंने फैसला किया कि मैं किराने का सामान, ग्रॉसरी नहीं खरीदूंगा और सीधे घर जाऊंगा। जब मैंने दरवाजा खोला, एलिसिया को आलू के चिप्स खाते हुए सोफे पर सिकुड़ कर बैठे देखा तो मेरे माथे पर काली रेखाएं, चिंता की लकीरें उभर आईं। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो भूख से मर रही हो। एलिसिया ने भी मुझे देखा, जल्दी से चिप्स छिपाए सोफे पर घुटनों के बल बैठी और चिल्लाई कि उसे भूख लगी है। उसने मेरी सास को यह बताने के लिए कॉल करने की धमकी दी कि मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे काम का पहला दिन व्यस्त था। मुझे अभी इसकी आदत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम माए को कॉल न करो। कुछ दिन पहले वो बस पूछ रही थी कि क्या हम नए साल के लिए वापस आ रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारा तलाक हो गया है तो तुम ठीक रहोगी, लेकिन मैं शायद मारा जाऊंगा। उफ, नया साल आने में अभी भी महीनों बाकी हैं। बकबक करना बंद करो। मैं भूख से मर रही हूं। क्या तुमने ग्रॉसरी खरीदी? वे रसोई में हैं। जाओ, जल्दी करो। अगर तुम नहीं गए तो मैं माए को बता दूंगी कि तुमने ही तलाक मांगा था। एलिसिया ने मेरी माए को संबोधित करने का तरीका नहीं बदला था और मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं रात का खाना बनाने की तैयारी के लिए रसोई में चला गया। काउंटर पर फेंके गए किराने के सामान को देखकर मैं थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहा था। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वे लगभग सभी चीजें थीं जो मुझे खाना पसंद थीं। मुझे नहीं पता था कि एलिसिया ने यह गलती से किया था या जानबूझकर। खाना पकाने में व्यस्त मुझे अचानक कैलिस्टा द्वारा दिया गया काम याद आ गया और मैं पूछे बिना नहीं रह सका। एलिसिया,
मैंने सुना है कि शिनलिंग जिले में हवाई अड्डे एयरपोर्ट की सीमा के पास जमीन का एक टुकड़ा पुनर्विकास रीडेवलपमेंट के लिए बोली पर जा रहा है। क्या तुम्हारे विजनरी ने इसके लिए बोली लगाई? ये कोई बोली प्रक्रिया बिडिंग प्रोसेस नहीं है। शहर उद्यमों एंटरप्राइजेस के बीच से एक बलि का बकरा फॉल गाय चुन रहा है जो इसे ले सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस जमीन को कैसे विकसित करते हैं, ये एक घाटा है। निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जुगाड़ लगाया है, इसलिए विजनरी बस इसमें साथ दे रहा है। क्या तुम्हारी नई कंपनी भी दौड़ में है? एलिसिया किसी समय रसोई के दरवाजे पर दिखाई दी, चौखट के सहारे झुकी हुई, अपना सिर झुकाकर मुझे खाना बनाते हुए देख रही थी। उसकी अचानक आई आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं मुड़ा, भौहें सिकोड़ी। तुम यहां अंदर क्यों हो? मुझे नहीं पता कि वे दौड़ में हैं या नहीं। मैंने बस सहकर्मियों को इसके बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए मैं उत्सुक था और पूछ लिया। यह निश्चित रूप से पैसे का नुकसान करने वाला है। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट नौसिखिए रूकी पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए है, इसलिए इसे स्थानांतरित मूव नहीं किया जा सकता। जुआंगशी शहर के ठीक सामने एक पुराना रिहायशी इलाका है। हवाई जहाज कभी कभी रात में प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं और निवासियों का हवाई अड्डे के साथ बहुत अप्रिय संघर्ष हुआ है। हमारे सरकारी कार्यालय गवर्नमेंट ऑफिस भी जबरदस्ती स्थानांतरण रिलोकेशन नहीं करा सकते, लेकिन वे भी पैसा नहीं खोना चाहते, इसलिए वे एक बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। जमीन के इस टुकड़े को पैसे से खरीदना होगा। वे इसे नीलामी ऑक्शन कहते हैं, लेकिन नीलामी से पहले ही किसी को आदेश मिल जाएगा। जिसे भी दिया जाए वो सिर्फ एक औपचारिकता है। सालों से सरकार हमारे कुछ समूहों कॉन्ग्लोमरेट्स को सुविधाएं दे रही है, इसलिए कोई वास्तव में मना नहीं कर सकता। आप वहां एक रिहायशी क्षेत्र नहीं बना सकते और एक शॉपिंग मॉल भी काम नहीं करेगा। अगर ये बहुत छोटा है तो ये बहुत छोटा लगता है, और अगर ये बहुत ऊंचा है तो हवाई अड्डा इसकी अनुमति नहीं देगा। ये एक झमेला है। मैं कुछ हद तक उम्मीद करती हूं कि एपेक्स इसे ले लें, फिर उनके पास विजनरी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ऊर्जा नहीं होगी। खाना पकाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेरे दिमाग में एक सामान्य विचार आ गया। ऐसा लग रहा था कि कैलिस्टा पहले से ही जानती थी कि यह झमेला एपेक्स के सिर पर पड़ने वाला है। 2 दिनों के लिए 4 लाख, अगर यह घाटा हुआ तो कितना घाटा होगा? अगर जमीन को 5 साल तक अविकसित छोड़ दिया गया तो इसे वापस ले लिया जाएगा। सरकार उन्हें निर्माण करने के लिए मजबूर करेगी। चाहे कुछ भी बनाया जाए, जमीन की लागत और उद्योग इंडस्ट्री के निर्माण की गणना करते हुए ये उतना ही होगा जितना मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैं जिस बारे में बात कर रही हूं वो घाटा है। वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिष्ठा है। इन बेकार बातों के बारे में सोचना बंद करो। पहले ये सोचो कि मुझे पैसे कैसे वापस करने हैं। मुझे तलाक देने के बारे में सोचने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे आज रात के खाने के लिए 4 व्यंजन और एक सूप चाहिए। ओह, और मुझे एक 8 ट्रेजर बॉक्स चाहिए। क्या अंडे के छिलके हैं? क्या तुम उन्हें खाने वाले हो या नहीं? मैंने एलिसिया को नजरअंदाज किया। रात के खाने के दौरान मेरे पैर पर 1 दर्जन से अधिक बार पैर रखा गया। मैंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रात के खाने के बाद एलिसिया तूफान की तरह ऊपर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक फिर से गुस्सा क्यों हो गई। मैंने उसे उकसाया तक नहीं था। अगर मैं इसे समझ नहीं पाया तो मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। सफाई के बाद मैं भी दूसरी मंजिल पर वापस चला गया। अपने हाथों में सामग्री की समीक्षा करना जारी रखा। मुझे अभी प्रस्ताव बनाने की जल्दी नहीं थी। मुझे इस शहर के नजरिए से शुरुआत करने की जरूरत थी। मैं अपना ध्यान केवल इस एक जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं रख सकता था। जब मैं व्यस्त था, बेडरूम का दरवाजा धकेल कर खोला गया। एलिसिया अपने पजामा पहने हुए अचानक मुझ पर झपटी, मारने और काटने लगी, जब तक कि उसने मुझे अपने नीचे नहीं दबा लिया। जीत की घोषणा करने के बाद वो आत्मसंतुष्ट स्मग दिखती हुई चली गई और आसानी से मेरा फोन भी ले गई। उसने सीधे तौर पर मुझे बताया कि तलाक के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड सोचने विचारने का समय होता है। मैंने थॉर्न को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए तुम भी ठीक से व्यवहार करो। अगर तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से जुड़ने हुकअप की हिम्मत की तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी पैसे चुका दो। मैंने एलिसिया को असहाय रूप से देखा और आह भरी। सिर्फ एक बेवकूफी ऐसा आदमी चुनेगा जिस पर 4 मिलियन का कर्ज हो। इसके अलावा मेरे पास वीचैट भी नहीं है। मैं किसके साथ हुकअप करूंगा? मेरे पास जो एकमात्र क्यू अकाउंट था उसे तुमने डिलीट कर दिया था। एलिसिया, यहां आओ, हमें बात करनी है। तुमने बिना किसी स्पष्टीकरण के मुझे पीटा। यहां आओ। मुझे उठता देख एलिसिया ने जल्दी से मेरे फोन का इस्तेमाल करके एक नंबर डायल किया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, एलिसिया चिल्लाई, बातें हाथ से बाहर जा रही हैं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एलिसिया वास्तव में मेरी माँ को फोन करेगी। मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और फोन पर अपनी माँ को समझाया कि एलिसिया और मैं बस मजाक कर रहे थे और मेरा उसे मारने का कभी कोई इरादा नहीं था। फोन उस बूढ़े मेरे पिता ने छीन लिया, जिसने कोई स्पष्टीकरण सुने बिना ही मुझे पूरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने इस जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं किया था,
लेकिन उनकी एक अच्छी बात थी, उन्होंने कभी मेरी माँ से खाना नहीं बनवाया, न ही वो कभी उन पर गुस्सा हुए। ये सुनकर कि मैं कथित तौर पर अपनी पत्नी को मार रहा था, बूढ़े व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अंत में मैंने एलिसिया से विनती की कि वो मामले को सुलझने से पहले मेरे लिए गवाही दे। मेरी माँ ने आदेश जारी किया, हमें इस साल नए साल के लिए घर वापस जाना होगा। बूढ़ा जोड़ा यहाँ आकर हमें परेशान नहीं करेगा। अगर बच्चे घर नहीं आए तो उन्हें नए साल जैसा महसूस नहीं होगा। फोन कट गया। मैं टाटामी मैट पर लेट गया, छत की ओर देखते हुए शक्तिहीन महसूस कर रहा था। भूल जाओ, भूल जाओ। अब वे चाहते हैं कि हम नए साल के लिए वापस जाएं। अगर तुम नहीं जाती तो माँ इसकी तह तक जाएंगी। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारा तलाक हो गया है तो तुम्हारी प्राथमिक कार्य योजना, प्राइमरी बेस ऑफ ऑपरेशंस, लगभग खत्म हो गई समझो। एलिसिया मेरे बगल में पालथी मारकर बैठ गई, तिरस्कार में मुंह फुलाए हुए। देखो तुम कितने दयनीय पैथेटिक हो। मैं नए साल के लिए वापस जाऊंगी। माए से मिलने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माए मेरे साथ विवियन की तुलना में बहुत बेहतर व्यवहार करती हैं। जाओ जाओ जाओ, जाकर नहा लो। तुम वैसे भी आज रात मेरे साथ नहीं सो रहे हो। मैं मुंह धोने जा रही हूं। एलिसिया, क्या तुम आधी कुत्ता हो? छोड़ो। जब एलिसिया और मैं मजाक कर रहे थे, थॉर्न पहले ही देश वापस आने के लिए उड़ान में सवार हो चुका था। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था।